जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द पेट्रियोटिक आईएएस। आज और लोग कहाँ हैं? आज मंगलवार छुट्टी है गोरखपुर। हाँ, गोरखपुर आज वो बंद रहता है। अच्छा। जस्ट जोक कर दो। हाँ, मंगलवार को हाँ गोरखपुर बंद रहता है। संडे और मंगलवार आजकल दोनों दिन थोड़ी सी बंदी रहती है। मंडे एकदम ये नेशनल हॉलीडे हो जाएगा। कल किया है वो सॉल्व क्वेश्चन। अब जबरदस्ती करवाना पड़ेगा तब लग रहा है करें, क्योंकि वहां पे ग्रुप पे तो कोई नहीं करता है। 5-6 लोग आंसर देते हैं। स्टार्ट करें? अभी जब क्लास में ये दे दी, अब तो आप लोग जब आएंगे तो वहां से लेके ये आइएगा और क्लास में आके जो 10-15 मिनट आपको मिलते हैं उसमें सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? फिर मैं आऊंगा, डिस्कस कर लूंगा फटाफट। दैट विल बी द पैटर्न। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आंसर? क्या आंसर होगा? हाँ? अच्छा, आपने किया है। अच्छा, आपने उस पे किया है। अच्छा, आप बताइए, व्हाट विल बी द आंसर? बी। क्यों बी है? केवल मिलिट्री का ही तो एक्सरसाइज है वहां पे, इन्वेस्टमेंट का तो कुछ नहीं है। हमने भी देखा है कि मिलिट्री ही पार्टिसिपेट करती है, बिजनेसेस तो करते नहीं है। कहाँ पे किसके अंडर में होता है? कल बताया था। किसको? कहाँ पे? वेरी गुड, मंगोलिया में ही हुआ था। ठीक, तो मंगोलिया एंड कब से स्टार्ट हो रहा है? 2003 से। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आंसर दीजिए आप दोनों लोग जो नहीं कर रहे हैं। आपने भी कर लिया? ओके, तो बस नेहा विल आंसर। एलिमिनेट करके भी ला सकते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। एलिमिनेट करना हो तो कौन सा करेंगे? विच वन विल बी एलिमिनेटेड? यू, इफ यू हैव टू एलिमिनेट यू विल बी एलिमिनेटिंग। अच्छा, सी आप कह रही हैं आंसर होगा। टू इंश्योर, मतलब ए आप गलत कह रही हैं। टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसीमेन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड द प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। यही तो मेन इसका काम है, पहला वाला। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के अटेम्प्ट करते हैं। टू बैन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द ऑल एनिमल्स एंड द प्लांट। ऑल कर देगा तो बैन वो भी लिखा है यहाँ पे। ये बैन लिखा है, बैन एंड ऑल। तो कहाँ फॉरेन से इतने कुछ प्लांट्स आते हैं, इतने कुछ हमारे पास फ्रूट्स आते हैं। कीवी इंडिया में थोड़ी होता है, बाहर से ही आता है ना, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से। ओके, तो कहीं ना कहीं ऑल यहाँ पे देखते ही इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑल एंड बैन, टोटल बैन थोड़ी कर देंगे। इतना ट्रांसफर तो होता है हमारे वहां से, सैंडलवुड वर्ल्ड में जब फेमस है। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर टू एलिमिनेट करें तो ये और ये, तो वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा अगर नहीं भी आता है ना तो दिमाग लगा के हम कोशिश करके आंसर ला सकते हैं। इसका क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन यूजेज ऑफ द अगरवुड? अगरवुड एक तरीके से जैसे मेडिकेशन ही है। जैसे नहीं होता कि सुंघा के उससे। हाँ, तो इसका भी मेडिकेशन में यूज होता है, पेस्ट बना के या डिफरेंट के अलग अलग कंपोनेंट बना के इसका यूज होता है। ये वाला हो गया कि जैसे खिला पिला के, मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन।
और एरोमोथेरेपी। थेरेपी मीन्स क्या होता है? चीजें सही करना। थेरेपी यही होता है ना, फिजियोथेरेपी, आप डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपी पढ़ते हैं। एरोमा मतलब क्या होता है? सुगंध के साथ। तो अगर ऐसे मीनिंग निकाले तो यही हुआ, दैट विल बी द। और ये पांचों का पांचों इसका यूज होता है, हर जगह इसका यूज होगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर, एरोमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया तो कॉमिंग सेंट। कॉमिंग का मतलब होता है ना कि डिस्टिंक्टिव एंड द कॉमिंग सेंट की एक अलग तरीके का इसका जो महक होता है, तो उसको इस सब चीजों में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलीमेटेलिक नोडुल्स कल पढ़ा था, कल देखा भी था पिक्चर, याद है कुछ? समंदर के सतह पे जो मैग्नीशियम एंड आयरन सबके कंपोनेंट थे, मैग्नीज, निकल। क्या आंसर होगा? व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर? 1 एंड 2, मैग्नीज एंड निकल। कोबाल्ट भी मिलता है, गोल्ड बस नहीं मिलता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी, गोल्ड हटा दो 3। कल मैंने वो बताया था, लेकिन उसमें कोबाल्ट भी होता है, कोबाल्ट भी पाया जाता है। ओके, तो द करेक्ट आंसर विल बी 1, 3 एंड 4। बस गोल्ड नहीं है, गोल्ड के लिए प्लेसर डिपॉजिट्स होने चाहिए, गोल्ड जल्दी ऐसे नहीं मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इंश्योर्स इक्विटेबल। आप भी बताइए, आप तो कर चुके हैं, आपको आंसर याद है। अच्छा, अभी रुकिए, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये आंसर दे ले। आप बताइए, आप 2 दिन से एकदम एब्सेंट क्यों? संडे को यहाँ छुट्टी था? कहाँ छुट्टी था? करंट अफेयर्स का तो क्लास था ना उनका, हिस्ट्री का छुट्टी था ना। हिस्ट्री में वो रिपीट कर रही थी। वैसे करंट अफेयर्स का तो क्लास लिया था, फिर मंडे को। अच्छा अच्छा, 4 बज गया था। फिर भी जीएस वाला क्लास तो कर सकते हैं, अगर लेट भी होता है तो। करंट अफेयर्स वाला क्लास यूट्यूब से देख ले। ठीक, अभी हम लोग इसको 2:30 से मैं कोशिश करूंगा, करंट अफेयर्स का घटेगा। करंट अफेयर्स, ये लोगों को दिक्कत है ना, इन लोगों का कॉलेज का, जो कॉलेज वाले हैं, इन इनके साथ थोड़ा इश्यू है, इसी यही बैलेंस करने के चक्कर में। अभी हम टाइमिंग फिक्स करेंगे, 4 बजे तक मैं एकदम छोड़ दूंगा, 4 बजे 3:30 तक मैं छोड़ दूंगा, 3:30 से 4। अभी थोड़ी स्टार्टिंग है तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं चीजें नहीं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे अभी सबका न्यू है ना, तो अभी तो 20 बना रहा हूँ, ठीक है। और करंट अफेयर्स में थोड़ा सा होता है ना, अभी कल परसों मैं कह रहा था कि हाफ फ्राई खिलाता हूँ, हाफ फ्राई के साथ साथ ये तहरी भी है, सब कुछ मिक्स करके भी होता है, कि इसमें सब कुछ का क्लास कहीं ना कहीं आपका एक तरीके से टच में बने रहते हैं। तो इस तरीके से मैं लेता हूँ कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस है, नियर अबाउट 60% मैं कवर कर लूँ। जैसे 40-50% के करीब पॉलिटी वो डेली कवर करता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन नियर अबाउट 11% के आसपास है। फिर थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का कवर करता हूँ, इन्वायरमेंट का कवर करता हूँ, और थोड़ा बहुत मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 1-2 क्वेश्चन डेली टच करता ही रहता हूँ, जो न्यूज में रहता है। तो कहीं ना कहीं यही है, 5-6। बस एक एरिया छूटता है, हिस्ट्री। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, यही 2 एरिया छूट रहा है, लेकिन 5 एरिया तो मैं कंपलसरी, मतलब 3-4 टॉपिक डेली बेसिस पे लेता हूँ। आपका क्लास में लगाया जाएगा तो 1-2 टॉपिक ही पढ़ेंगे। एक दिन में कितना पढ़ा देंगे? 1.5-2 घंटे में 1-2 टॉपिक ही कवर होता है। और करंट अफेयर्स का होने से कि वो सबसे पोटेंशियल है, जो जनरल क्लास होता है उसमें तो आपका बेस बनाया जाता है थ्योरेटिकली। हाँ तो कोशिश यही है कि अब देखिए, जैसे हिस्ट्री का एंशियंट हो गया, फिर अभी बीच में ज्योग्राफी का फिजिकल वाला करवा लेते हैं, शायद आके 7-8 क्लास लेके जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो हो जाएगा।
फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का 7-8 क्लास लगा के उसका जो बेसिक्स है, जो नॉर्मल नॉर्मल टर्म्स हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स क्या होते हैं, जो लेबर फोर्स होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केट, ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे वो दिव्यांश सर आके। जैसे अभी 1 तारीख से तो इनकी क्लास लगेगी आदित्य सर की, जो ज्योग्राफी की है। फिर उसके बाद 9 तारीख से, 8 या 9 तारीख से दिव्यांश सर की इकोनॉमिक्स लगेगी। वो इधर ही आने वाले थे, लेकिन हमने सोचा पहले ज्योग्राफी चल रहा है तो एक टॉपिक तो खत्म करवा लूँ। जैसे हिस्ट्री का एंशिएंट खत्म, तो ऐसे ज्योग्राफी का फिजिकल खत्म करवा ले, फिर बीच में इकोनॉमिक्स का एक पार्ट खत्म करवा ले, तो ऐसे थोड़े थोड़े करके एक नियर अबाउट जो मेजर टॉपिक है उसका हम लोग कवर करें। पॉलिटी बचेगा, पॉलिटी में जो बेसिक्स है वो स्टार्ट कर दूंगा बीच में। तो इस तरीके से चीजें थोड़ा सब कुछ हम कवर करेंगे, ठीक है। और जो करेंट अफेयर्स मैं लेके चलूंगा उसमें सब कुछ मिक्स करते रहूंगा कि आपका टच चीजें से बिगड़े नहीं। होता है ना कि जब आपका कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट के बारे में सोचेंगे तो सारा इन्वायरमेंट आपके दिमाग में आएगा। अगर इकोनॉमिक्स के बारे में 2-3 टॉपिक भी मैं डिस्कस कर लूँ तो आपके दिमाग में वो चीजें रिपीट होने लगेंगी। एक नहीं होता कि सेंस ऑफ आइसोलेशन, कि मैं दूर हो गया हूँ, 2 महीने से पढ़ा ही नहीं है। तो करेंट अफेयर्स का मेन पर्पज यही है कि चीजें मिक्स होती रहे। अभी मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि बेसिक सब बताने लगता हूँ ना, वो जो लोग क्लास में पढ़ाएंगे वो मैं यहाँ पे बताने लगता हूँ क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, तो इसीलिए टाइम लग रहा है। धीरे धीरे अभी हिस्ट्री की हो या ज्योग्राफी की है, इकोनॉमिक्स की अब लगनी स्टार्ट होगी, तो इकोनॉमिक्स लगातार लगेगी। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये अगस्त में पूरा यही चलेगा, ठीक है। तो फिर क्या बचेगा, इन्वायरमेंट का भी थोड़ा बहुत पोर्शन हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। वो सितंबर में कुछ पोर्शन होगा। 1 घंटे में नहीं लगेगा, उसका कम से कम 2.5 घंटे का लगेगा। आप लोगों का भी थोड़ा टाइमिंग का लेके इशू आ रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पे सेटल होने वाले हैं, दूर से आ रहे हैं, तो वो भी सेटल हो जाएंगे, तो ये क्लासेस 7, 7:30 तक जाएंगी। थोड़ा हम वेट कर रहे हैं कि सब लोग सेटल डाउन हो जाए, तो बस इसीलिए अभी ये थोड़ा सा हो रहा है। और ज्योग्राफी की क्लासेस मुझे नहीं लगता 2 घंटे से कम कभी चलेगी, क्योंकि वो सर पूरा चीज़ों को कवर कराते हैं। ज्योग्राफी क्लासेस 2 घंटे लगातार चलती थी मुझे लग रहा है, अभी भी आएंगे तो वो सब क्लासेस 2 घंटे का ही चलेगा। अब मैम, हाँ वो 3 घंटा भी कर सकते हैं, तो वो बाद में करेंगे, लेकिन उनका कम से कम 2-2.5 घंटा तो चलेगा ही। द सेम विल बी फॉर द इकोनॉमिक्स। तो थोड़ा सा कुछ लोग सेटल करें, जैसे अभी आशीष आते हैं बहुत दूर से, बता रहे थे 60-70 किलोमीटर से। फिर अभी विनय है, वो अपने घर से अप डाउन कर रहे हैं, उनका भी कुछ इश्यू है, कह रहे हैं 7-8 दिन में उनका भी सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग सेटल हो जाए तो हम बाद में खींच देंगे। इनको भी अभी आईपीएस बनने में घर पे बताना है कि मुझे डर नहीं है, तो अभी बिलीव कराने में 10-15 दिन लगेगा, तो उसके बाद दिक्कत नहीं होगा ना, 10-15 डे। अच्छा रूम ले लिया, तब क्या, तब इनका भी सेटल हो गया, ओनली श्रेया का इशू बचेगा, तो श्रेया का भी 10-15 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, वो क्लासेस चलेंगी आराम से। 4 बजे मैं अपना खत्म कर दिया करूंगा, मैं बहुत ज्यादा खींचता हूँ। ये मेरी जो क्लासेज है, मैं पहले जब लेता था, जब केवल इंग्लिश मीडियम में लेता था, तो वहां पे मैं 45 मिनट से 1 घंटा खींचता था, उससे ज्यादा नहीं जाता था, ठीक है ना, क्योंकि वो आप फटाफट बताते हैं कि इसका ये है ये है, लेकिन उसमें आप लगते थोड़ी हैं समझाने की, ये मतलब गवर्नर का फंक्शन होता है, प्रेसिडेंट का ये फंक्शन होता है, ये सब चीजें नहीं होती हैं। जो आई है बस जिस पे डिबेट होता है करंट अफेयर्स में, उसी पे डिस्कशन होता है कि ये मैटर है इसलिए डिबेट हो रहा है, ओके। और ये पॉइंट्स है, 4-5 पॉइंट्स हम बता के आगे करते हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पूरा प्रीलिम्स का बेसिक्स स्टार्ट कर देते हैं ना, कि गवर्नर का क्या डिफरेंट आर्टिकल है, वो भी मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से दिखाता हूँ कि यहाँ से। हम्म। आपका ये कॉन्सर्न है कि जो 4 बजे से 6 बजे का 2-2.5 घंटे का वो चलेगा। ये हिस्ट्री का मैम नहीं ले पाते, उनको लगता है बोर ना होने लगे बच्चे, कहानी सुना दिया, एक लेवल के बाद खींचने पे लगता है कि बोरिंग आ रही है। वही तो, अरे आराम से वो 7 क्या 7:30 तक जाएगा। क्लासेस 2-3 घंटे की चलेगी। अरे आप वेट कीजिए, जो ज्योग्राफी हिस्ट्री की ये इकोनॉमिक्स की क्लास है वो 4-4 5-5 घंटा चलेगी, उन लोगों की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। वो लोग 4-5 घंटे लगातार पढ़ा सकते हैं, बीच में गैप देके। यही है कि आपके तरफ से अभी नए आप लोग यहाँ पे बच्चे जो है उतने कैपेबल नहीं है, आप लोग थोड़े पहले 2-2 घंटा का क्लास करते होंगे। अब मुझे लग रहा है पहली बार कर रहे होंगे यहाँ बैठ के, इसके पहले इतना लंबा लंबा क्लास नहीं चलता होगा ना। तो अभी तो हम आदत डाल रहे हैं ना, कि इनकलकेट कर रहे हैं कि इतनी लंबी क्लासेस चल सकती हैं आराम से, तो ये धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी लेकिन फिर भी हम लोग काफी कुछ खींच रहे हैं, एक एंशियंट हिस्ट्री तो कवर करा ही दिया, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में सर ने जो फिजियो ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है
स्टार्ट कर ही दिया है उन्होंने, बेसिक्स स्टार्ट कर दिया है, प्लेट टेक्टोनिक्स सब कवर किया है। बताइए, जियोमॉर्फोलॉजी ज्योग्राफी का सबसे कठिन और सबसे लंबा एरिया वही माना जाता है। अगर जियोमॉर्फोलॉजी अच्छे से आ रहा है तो आगे थोड़ा सा दिक्कत आएगा क्लाइमेटोलॉजी में। उसमें थोड़ा सा आपको कैसे विंड बह रहा है, कैसे जाके वो डिफरेंट एरिया में। हाँ, नहीं नहीं, अभी तो थोड़ा सा हम लोग अभी सब कुछ इनिशियल प्रोसेस में ना, हमको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। धीरे धीरे जब चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी तो वी विल बी ऑन द ट्रैक, काफी लंबी लंबी क्लासेस चलेंगी। और हमारा ये एम है कि इसी साल आपका काफी स्ट्रांग हम तैयार करवा दें, कि मार्च के बाद से हमारा टोटल फोकस टेस्ट सीरीज पे हो, कि हर सप्ताह में 2 टेस्ट सीरीज फुल लेंथ लेके काफी चीजें जो वो वीक है आपका एरिया, जैसे मार्च तक होगा कि फाउंडेशन क्रिएट करना, मार्च के बाद होगा कि जो स्ट्रांग एरिया है उसको आपको रहने देना, कि आप उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए, और जो वीक एरिया है उस पे हम मेहनत करेंगे कि जो वीक एरिया है उसको दूर किया जाए, ये होगा। तो मार्च तक हम, हमारा मेन एम है कि मार्च तक वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल द सिलेबस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का कुछ नहीं बचेगा। प्रीलिम्स का हमारा एम है कि जो लोग इस बार अटेम्प्ट दें तो सिलेक्शन हो, और इतना हमारा एम है कि कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा हो, मतलब इतना हम स्ट्रांग तैयारी करवाना चाहते हैं। ओके, तो इसीलिए आप लोग, लेकिन आपका काम है कि आप भी मेहनत करें, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। अब मुझे पढ़ाना होता है फिर भी मैं डेली आजकल 8 घंटे पढ़ता हूँ, ऑल द थिंग्स, कि चीजें आपके एंड से वो ना हो, तो आप भी कम से कम 10-12 घंटा पढ़िए। यूपीएससी का इतना सिलेबस है, वास्ट है, जो भी चीजें न्यूज में आ जाती है सब कुछ यूपीएससी में आ जाता है। आदमी गेटिंग ना, यूपीएससी कुछ भी पूछेगा, क्योंकि वो लिख के रखे ना करंट अफेयर, करंट अफेयर्स में कुछ भी पूछ दे। आपके एंड पे सिर्फ कल मैं डिस्कस कर रहा था ना, अपना अकाउंटेबिलिटी खुद के प्रति रखिए, कि घर पे आज सुबह उठ के कितने लोगों ने टाइम टेबल बनाया, किसी ने बनाया? जैसे कल मैंने बोला था ना, इन द मॉर्निंग व्हेनेवर यू गेट अप यू मेक ए टाइम टेबल, सिंपल सी चीज। हाँ, हाँ, आपने बनाया था, आपने बनाया था? अच्छा, जो मैंने काउंट कराया था उसके सिवाय भी काम रहता है, तो सेक्रीफाई कीजिए, बोलिए कि अब 1 साल तक नहीं करूंगा, ना बोलना सीखे उन लोगों को, कहिए नहीं करूंगा, मुझे इस बार निकालना है। थोड़ा सा तो होना चाहिए। अरे घर का दुखने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप डिस्टर्ब स्टार्ट कर दे करना, जब बहुत जरूरी हो तो। कि और वैसे भी आप पढ़ने लगेंगे तो घर वाले नहीं डिस्टर्ब करते होंगे, उनमें तो सिंसियरिटी आ जाती है ना, कि बच्चा इतना पढ़ रहा है, लग रहा है कलेक्टर बनेगा। कैसा, जैसे एग्जाम्पल? हाँ, हाँ, अच्छा, आपको भी अच्छा, हाँ, तो खेत में आपको भी जाना पड़ता है, आप भी जाते हैं? अच्छा, क्या करते हैं आप जाके खेत में? अच्छा, जो लोग मतलब काम करते हो काम नहीं करेंगे, दिस इज द मेन इश्यू। ओके, मतलब काम कराने के लिए लेबर, ताकि काम करे। अच्छा, इसीलिए लोग वो दे देते हैं, ठेके पे काम दे देते हैं कि ज्यादा दिक्कत ना हो। अच्छा, और ठीक है, ये तो हो गया, तो आप तो, आपका तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आप तो यहाँ रह के पढ़ रही हैं, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा। आपको तो यू जस्ट हैव टू कम अटेंड द क्लासेज एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू योर ओन, जितना भी स्टडी है सेल्फ स्टडी, तब कहाँ दिक्कत आ रहा है? व्हाट इज योर इशू? बताइए। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा होगा, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप बताइए, आपका क्या इशू है? आप भी क्या जाते हैं? डिसिप्लिन आप बनाते हैं सुबह? पूरा नहीं हो पाता, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा, आप अपना ही बता दीजिए कैसे टाइम, आप आज आपने क्या बनाया था? वाईफाई नहीं आ रहा है, एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए। क्या बनाया था आज आपने, बताइए। मतलब एक टाइम टेबल बनता होगा ना सुबह से शाम तक का, 24 घंटे का, तो क्या जैसे सुबह आपका क्या काम होता है?
तो अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए ना कि इतने से इतने बजे, तो कितने बजे से कितने बजे का पढ़ाई, यही तो मैं कह रहा हूँ। थोड़ा सा चीजें 5 मिनट लगती हैं, इस 5 मिनट में आपका खुद का हिसाब किताब पूरे लाइफ का होगा। अगर आप ये बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए भी 10-20 साल बाद देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा मैं ये करता था। एक नहीं होता वो डायरी लिखना डेली बेसिस पे, तो अपना ये डायरी जो होता है मेंटेन, वही समझ ये कर रहे हैं। नथिंग, यू हैव टू बस गेट अप इन टू द मॉर्निंग और थोड़ा थोड़ा आप लिख लीजिए कि अच्छा 1 घंटा तो मैं फ्रेश होके बैठ जाऊंगा पढ़ने के लिए। 6 से 7, जैसे 1 घंटा हो गया, 6 to 7 नॉर्मल वर्क, जो आपका डे टू डे वर्क है वो आपने किया, ठीक है। नहाना वहाना ब्रश करना सब कुछ 1 घंटे में हो जाता होगा मुझे लगता है, ठीक है। 6 से 7, फिर 7 बजे बैठ जाइए, फिर उसके बाद 7 से 9, 9:30, 2.5 घंटे तो पढ़ सकते हैं बैठ के। सुबह बैठ के रिवीजन कर सकते हैं, जो मैं आपको नोट्स देता हूँ वो तो रिवाइज हो सकता है, रिवीजन। और ये जो टेस्ट हम अभी लगा रहे हैं वो सुबह आप लगा लीजिए। तो यहाँ पे आके आपको सिर्फ डिस्कशन होगा कि एक्सप्लेनेशन का, ऐसे मैं पूरा टाइम देता हूँ, आपको पढ़ना होता है, फिर मैं जाके डिस्कस करता हूँ। अगर आप लोग सब कुछ सॉल्व करके आएंगे तो जस्ट आई हैव टू डिस्कस द एक्सप्लेनेशन की क्या रीजन है। तो इसमें आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, यू कैन अटेम्प्ट योर क्वेश्चन एज वेल एंड यू कैन ऑल्सो राइट योर मेन्स आंसर। जो मेन्स का आंसर है वो भी तो लिख सकते हैं ना। तो यू शुड राइट ऑल दिस थिंग इन टू द 7 to 9 स्लॉट। आफ्टर दैट आधा घंटे का आप शिफ्ट रेस्ट दे दीजिए, एंड 10 to आप 12:30 यू कैन गिव ए सेकेंड स्लॉट। व्हाट कुड बी द सेकेंड स्लॉट? दूसरा स्लॉट क्या हो सकता है? जो भी आपका, जैसे आपका एनसीईआरटी और एनीथिंग। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी को कभी इग्नोर मत कीजिएगा। कम से कम एक एनसीईआरटी 6 बार 7 बार पढ़िएगा, याद होना चाहिए एनसीईआरटी। खासकर एनसीईआरटी जो क्लास 11th का ज्योग्राफी है, 4 बुक पतले पतले हैं, 90-90 पेज है, यू शुड एकदम 7-8 बार, उससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर इकोनॉमिक्स का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और 11th का इंडियन इकोनॉमी है, ये 2 बुक इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में जो एंशिएंट हिस्ट्री का है, आज मैं शेयर करूंगा उसका सॉफ्ट कॉपी। आज यही बताने वाला था क्लास में कि टुडे आई विल बी शेयरिंग द एंशिएंट हिस्ट्री का ओल्ड एनसीईआरटी सॉफ्ट कॉपी। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ओके। ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 50 पैसे लगते हैं आपको, मुश्किल से 90 या 100, 200 भी पेज हो, 100 ही रुपए तो लगने वाला है। तो देयर विल बी नो इशू, उसमें मैं हाईलाइट करके सब पढ़ा भी हूँ, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि आपको पढ़ना इजी रहेगा, आपको नहीं हाईलाइट करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ओके। तो वो आई विल बी अपलोडिंग टुडे। तो एंशिएंट हिस्ट्री का आपको 2-3 ही रिसोर्स रेफर करना है। एक तो मैं ओल्ड एनसीईआरटी, द सेकंड विल बी द क्लास नोट्स जो मैम देंगी, वो आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, उसका हम हार्ड कॉपी भी दे देंगे, ठीक है। एक हार्ड कॉपी हम अपना खुद का बुकलेट का देंगे, ओके। और थर्ड विल एनसीईआरटी मैम्स रेफरेंस एंड हिज हर नोट्स, नोट्स भी लिखाती होंगी, तो ये चीजें। और थर्ड हो गया जो हम आपको एक मटेरियल देंगे, हम भी तैयार कर रहे हैं कि सारे एनसीईआरटी और जितने भी रेफर्ड बुक हैं अच्छे अच्छे, उनसे एक जगह से सारे जो इंपॉर्टेंट एरिया उसको इकट्ठा करके एक जगह हम आपको वो नोट्स बना के दे दें। ये 3 ही मोर देन सफिशिएंट होगा, ओल्ड एनसीईआरटी फॉर एंशिएंट एंड क्लास नोट्स एंड द मैम्स मटेरियल जो भी मैम्स देंगी, एंड द थर्ड विल बी द जो हम आपको एक मटेरियल देंगे, ठीक है। जो मैं मटेरियल यहाँ से हम देंगे उसमें सब कुछ आ जाएगा, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इस मटेरियल को ही दीजिएगा। एंड ओल्ड एनसीईआरटी क्लास नोट्स तीनों आपको ओवरलैपिंग मिलेगा, चीजें एक दूसरे से ही निकाली गई हैं, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी फॉर द एंशिएंट एंड मेडिएवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये डेली बेसिस पे पढ़ना है। फिर आपको होता है कि क्लास 10th के कुछ एनसीईआरटी, जैसे क्लास 12th का 4 चैप्टर है बायोलॉजी का, बायोलॉजी जो बुक है उसके लास्ट के 5-6 चैप्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग, जो आपका ग्रुप है वहां पे वी विल बी शेयरिंग। यही है कि कुछ चीजों का आपको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, कुछ कुछ एरिया का, जहाँ पे जहाँ तक हमें होगा हम अपना तरफ से मटेरियल भी देने की कोशिश करेंगे, ओके। तो ये सब चीजें हैं जो हमेशा आपके रिवीजन में रहना चाहिए, ओके। तो एनसीईआरटी में क्या क्या होगा? ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड कुछ एरिया का ये बेसिक साइंस, एंड ऑल्सो सम एरिया में जो सोशियोलॉजी का कभी कभी आप पढ़ सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द एरिया यू हैव टू रेफर, ओके। तो 10 से बाद आप ये कर सकते हैं। फिर आप तैयार होने लगेंगे 1 बजे से मुझे लग रहा है, तो भी आप कितने बजे से घर से निकलने के लिए तैयारी करने लगते हैं यहाँ आने के लिए? 1:30 1 घंटा आप लगाते हैं, तो इस 1 घंटा में भी आप कुछ ना कुछ पढ़ ही सकते हैं। खाना खाने में 15-20 मिनट लगेगा, अगर खाना खाने के सिवाय 20 मिनट बचता है तो 1:30 से
2:30 यहाँ आने के लिए, सबका आपका भी यही लगता होगा। 1:30 to 2:30 दैट इज द कम्यूटेशन ट्रेवल टाइम। ट्रेवल को कम्यूटेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग आते हैं 2:30 से लेकर 2:30 टू 7, मान लो 7:30 तक आप घर पहुंचते होंगे, यही होता होगा ना आपका प्रोसेस। 7:30 यू विल बी रीचिंग योर हाउस एंड आफ्टर दैट 1 घंटा और निकाल दो, 8:30 तक आप खाते पीते होंगे, समथिंग लाइक दैट। 7:30 से 1:30 खा पी लेते होंगे। 8:30 के बाद फिर भी 2 घंटा तो पढ़ते होंगे ना, इतना जल्दी तो सोते नहीं होंगे। यू मस्ट हैव बीन स्लीपिंग एट द 10:30 और द 10:30 ऑनवर्ड्स, यही होता होगा ना। तो ये जो 8:30 टू 10:30 है, यहाँ पे आप जो यहाँ से पढ़ के जीएस में जाते हैं वो वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं। जो यहाँ से जीएस पढ़ के जाते हैं ये रिवाइज यहाँ पे कर सकते हैं। और ये वाला जो बीच में बच रहा है वो एनसीईआरटी जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो पढ़ सकते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं ये कि कैसे आप इस तरीके से सुबह उठ के, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेगा। यू शुड बी मेकिंग दिस टाइम टेबल ऑन ए डेली बेसिस। क्लियर हो रही है, कर सकते हैं। क्यों? अच्छा, आपको कॉलेज भी जाना होता है तो आपका कौन सा कॉलेज का टाइमिंग है? ये वाला आप नहीं पढ़ सकते। आप मतलब यहाँ पे ये वाला नहीं पढ़ सकते हैं आप। और ये वाले 1:30 तक, यहीं तक ना। यहाँ पे 9:30, तो यहाँ पे 8:30 to 9:30 क्या होगा? अच्छा, खाना बना के खाना होता है। 7:30, यहाँ से आप 7:30 पे जाते हैं। इतना लाइट करता है क्या इस समय? तो 3 दिन से कुछ इशू होगा, वरना कर रहता तो है, मुझे नहीं लगता 1-2 घंटे। अच्छा, इस समय हो रहा है तो कुछ बना रहे हैं शायद, रोड वोड बन रहा है तो कट वट हो रहा होगा कुछ लाइन, ये सब इसीलिए हो रहा होगा। नॉर्मली तो नहीं रहता है। नॉर्मल मैनर में आप ये तो आप फॉलो कर सकते हैं। जो खाना वाला टाइम है, खाना जैसे आप बनाने में 1 घंटा लगता होगा, खाना बना के खाने में 1-1.5 घंटा। तो उसके बाद तो ये रात वाला टाइमिंग, ये क्लास वाली टाइमिंग और ये एनसीईआरटी वाली टाइमिंग, ये सब चीजें तो हो सकती है ना। आपका यही टाइमिंग छूटेगा ना। इधर वाले 1 घंटा ज्यादा आपका लगेगा। हम्म। ओके। फिर भी आपका ये क्लास तो आराम से कर सकते हैं ना, क्लास कर सकते हैं। फिर आफ्टर दैट ये जो 9:30 के बाद 11:30 वाला ये कर सकते हैं। और ऊपर मॉर्निंग में भी 1 घंटा तो निकाल सकते हैं। और क्लास में भी कहाँ, यूनिवर्सिटी में इतना सीरियस क्लास तो चलता नहीं होगा कि यहाँ पे भी आपका कुछ टाइम मिलता ही होगा, मुझे लग रहा है 1-1.5 घंटे मिलता होगा। यू शुड यूटिलाइज। होता है ना कि आपको वो सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। जैसे आप जब बड़े लेवल पे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा ये सब सेक्रीफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग, ठीक है ना। तो तो इसको इसी में काउंट कर लीजिए ना कहीं आप कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो सीरियस होके पढ़िए। क्लास में भी जो आप पढ़ते हैं दैट शुड बी वेरी सीरियस, आपको यूज होना चाहिए। क्लास में भी टीचर फैकल्टी हैं पढ़े लिखे इतने, उन लोगों की क्वालिफिकेशन, उनसे भी पूछिए, उनसे भी जाइए, डाउट पूछिए, पढ़ के पूछिए। तो यू शुड यूज, मतलब अगर डेडिकेशन है हो ना तो डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए भी। आप भले कॉलेज कर रहे हैं लेकिन यू कुड यूज दिस इन ए मच इफेक्टिव मैनर। आप और इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। आपके पास तो एक्स्ट्रा फैकल्टी है ना, कॉलेज का भी फैकल्टी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि ये पढ़ रहे हैं, इसको भी सिलेबस में आप यूज कर सकते हैं। आपने मुझे सिलेबस दिया है, मैं देखता हूँ उसको, एक दिन मैं देखता हूँ, वो बहुत ओवरलैपिंग है। और आपका जो इग्नू का और आपका यूनिवर्सिटी का मैचिंग होगा ना, इग्नू का नोट्स यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, खासकर जो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल में इग्नू के नोट्स का बहुत अहमियत है। जैसे अब मैं पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल था एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो मैं इग्नू का नोट्स बहुत रेफर किया था। सुब्रा मैम एक है, पढ़ाती हैं, सुब्रा रंजन मैम का खुद का क्लास चलता है, उनके नोट्स एंड इग्नू के नोट्स ये ओवरलैपिंग हो रहे थे। और मुझे इग्नू का नोट्स ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बाद में मैं उसी को ही ज़्यादा रेफर कर रहा था। तो इग्नू, या आपकी यूनिवर्सिटी में इग्नू के ही लगते होंगे। यूनिवर्सिटी का इग्नू का मुझे लग रहा है मैचिंग है, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट का है, इग्नू गवर्नमेंट का है, आपका भी गवर्नमेंट का ही लगता होगा, तो ओवरलैपिंग होगा। तो यू शुड यूज, यू शुड यूटिलाइज ऑल दिस थिंग।
होता है ना, जैसे वो आप लोग जैसे वो एक बहुत फेमस उनका दोहा था गुरु गोविंद सिंह का कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। तो आप चिड़िया लोग भले अपने आप को समझिए, लेकिन आपको सोचना है कि बाज से लड़ना है। आज यू गेटिंग ना, कि यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ इन ए सच ए मैनर कि आपको कोई मतलब जो लोग बहुत बड़े लेवल पे तैयारी कर रहे हैं उनसे भी आप कॉम्पीट कर सकते हैं। तो आपका सेल्फ जो मोटिवेशन होता है, सेल्फ जो होता है ना कि अपने आप को मोटिवेट करें, वो चीज़ें ज़्यादा काम आएंगी। और यहाँ पे हम इंश्योर करेंगे कि क्लासेस काफ़ी सीरियस मैनर में हम चला रहे हैं। वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। हम तो अभी मुझे लग रहा है कि जब से हम क्लासेस ले रहे हैं तब से एक दिन का शायद गैप दिया होगा, 1 या 2 दिन का, कभी हम 1 दिन का सिर्फ गैप दिया है पिछले 40 दिनों में। तो कहीं ना कहीं ये हमारे इंडिया से एक डेडिकेशन ही है। अभी हम तो और थोड़ा कम ले रहे हैं कि अभी थोड़े हम वेट कर रहे हैं कि बच्चे थोड़े आ जाएं, तो वी विल बी स्पीडिंग अप और थोड़ा और लोगों का सेटलमेंट हो जाए। तो फ्रॉम आवर साइड, जैसा अभी हम टेस्ट भी लेने का सोच रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं कि आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लें। अभी टेस्ट ले लें और कुछ आए नहीं तो आप लोग डिस्करेज हो जाएंगे। तो वी आर गिविंग सम टाइम, 10 दिन का टाइम मिलेगा आपको। कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ नोट्स रिवाइज कीजिए और जो हम क्वेश्चन मैक्सिमम होगा वो क्लास नोट से ही आएगा। हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री का एक होगा और एक करंट अफेयर्स का होगा। करंट अफेयर्स का जो आप लोगों को जून का मैगजीन दिया गया है ना, वो काफी ध्यान से पढ़िए। जून वाला अभी जुलाई का 5-6 तारीख तक जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, जुलाई वाला 5-6 अगस्त तक हम तैयार कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। तो वो हम दे देंगे 6 अगस्त को आपको कंपाइलेशन इसका मिल जाएगा। ओके, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों। ठीक है, आपके वेबसाइट पे भी काम चल रहा है कि जो हम सारा लेक्चर जो हम अपलोड करने वाले हैं होगा ना, तो वो चीजें जल्दी ही हम 2-3 दिन में टेस्टिंग वोस्टिंग हम कर रहे हैं किसी से सही से हो। तो वहां पे भी यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। तो इसका ये फायदा होगा कि कभी क्लासेस छूट जाती हैं तो आप कभी जाके छुट्टी मिलता है तो उस दिन वो सब आप वॉच कर सकते हैं। हो सकता है ना कि कभी आप ना आए, उस दिन हिस्ट्री की कोई क्लास चल गई, तो उस दिन की भी आपकी छूटने का डर नहीं होगा, आप जाके रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। अब ऐसे भी अभी क्लास में भी अगर अभी कभी आपका क्लास छूट जाता है, आप मांगिएगा पर्सनल, हम लोग दे देंगे। ठीक है ना, पर्सनली अगर आपको चाहिए होगा किसी भी दिन का छूटा हो तो आप बोलिएगा। हमारे पास वीडियो सब रिकॉर्डेड है। बस ये है कि हम ऐसा वेबसाइट बनाना चाहते हैं ताकि जाके हमारा कुछ सिक्योरिटी भी रहे। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हर चीज नहीं डाल सकते, तो इसीलिए एक हम सेपरेट अपना प्लेटफॉर्म वेबसाइट पे तैयार कर रहे हैं। दैट इज द मेन रीजन। ओके, चीजें क्लियर हो रही है कि आपको अपना सेल्फ मोटिवेशन ये करना है। सुबह उठ के ये टाइम टेबल डेली बेसिस पे बनाना है और शाम को सोते वक्त एक बार चेक करना है कि व्हाट आई हैव कंप्लीटेड। जैसे ये कंप्लीट कर लिया तो टिक, ये कंप्लीट कर लिया तो टिक, ये छूट गया तो क्रॉस, ये हो गया तो ये टिक, और ये छूट गया तो ये क्रॉस। दैट शुड बी द योर मेथड। और ये जो छूटा है आपको खुद रिसर्च करना चाहिए, खुद एनालाइज करना चाहिए क्यों छूटा है, कहाँ गलती हुई, कहाँ मैंने टाइम वेस्ट किया। होना चाहिए ना खुद का हिसाब, सबसे बड़ा होता है खुद की अकाउंटेबिलिटी। तो दैट शुड बी मोस्ट अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, इस पे आप चिंतन कीजिए। होता है ना कि खुद की गलतियों पे चिंतन करना, तभी आदमी आगे बढ़ता है। तो ये टाइम टेबल बनाने का ये होगा। और आप लोग बहुत सीरियस होकर तैयारी कीजिए कि ये समझ के करिए कि निकालना है इस बार, नो कॉम्प्रोमाइज। 10 साल का भी हम आपको वो भी दे देंगे, यूपीएससी का जो पूरा 10 साल का टेस्ट पेपर है प्रीलिम्स का, वो भी दे देंगे। वो भी आपको डेली बेसिस पे सॉल्व कीजिए, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन। ओके, टाइम नहीं है आपके पास, अगर आप करना चाहें तो इतना कुछ काम है ना कि यू विल बी नॉट गेटिंग ए सिंगल सेकेंड टू वेस्ट, बट यू हैव टू डू। हम धीरे धीरे चीजें करना चाहते हैं ताकि आपको एकाएक बॉर्डर न लगे। ठीक है, तो 10 साल का जो यूपीएससी का आप अगर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे और स्टेट पीसेस का, तो आपको क्लियरिटी आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। 5-6 साल का मेंस का भी देखिए, कुछ नहीं है तो पढ़ना तो सीखिए, मेंस का क्वेश्चन पढ़िए कि क्या पूछते हैं। इस तरीके का आएगा तो अपने माइंड मेंटली आप अपने आप को तैयार रखिए कि इस तरीके का आंसर लिखूंगा। और जब आप पेपर ऊपर कुछ भी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो फ्रेमवर्क आते रहना चाहिए कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये करेंगे। ओके, तो वो हम हमारे पास है, हम आपको देना चाहते हैं। लेकिन यही है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी रखिए तो हम थोड़ा और एक चीज एक स्टेप आगे बढ़े। जब यहाँ पे हमें देखे कि जो दे रहा हूँ वो कंप्लीट होगा तब तो। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, यही नहीं हो पा रहा है, 7-8 क्वेश्चन, ठीक है। फिर जो मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ वो नहीं लिख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर चीजें नहीं पूरी हो रही है, मैं अभी यूपीएससी का 10 साल का दे दूँ, वो कह दूँ कि पढ़िए आप लोग, फिर उसका सोल्यूशन दे दूँ, तो फिर बर्डन हो जाएगा ना। तो मुझे लगेगा कि कुछ नहीं हो पाएगा, ना ये हो पाएगा ना वो हो पाएगा। तो पहले ये हमें लगेगा कि 100% लोग कर रहे हैं, तो वी विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है ना, लेकिन आप लोग का हार्डवर्क दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो ये कर दिए, मैं डेली आके पूछूंगा आज से कि किसने किया किसने नहीं किया। ओके, एंड यू हैव टू शो, अपने कॉपी पे बना के दिखाइए, मैं देखूंगा भी। ठीक है, अब आप लोगों को एकदम जो नहीं होता है कि छोटे बच्चों का जो स्कूल में होता था कि करके होमवर्क आना है एंड टीचर चेक करेगा। ओके, आने वाले 10-15 दिन में मेंस का भी चेक वो लिख के लाना होगा, नहीं तो क्लास में एंट्री बंद करवा दूंगा 15-20 दिन बाद कि मेंस का यहाँ पे पहले सबमिट करके यू हैव टू इंटर। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा बेस तैयार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो दैट विल बी द थिंग इन टू द फ्यूचर। क्या हम लोग पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे? लेट्स सॉल्व अगेन। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइम टेबल को लेके। कल टाइम टेबल में आप नहीं थे कि टाइम टेबल यू हैव टू प्रिपेयर योर टाइम टेबल इनटू द मॉर्निंग and you have to keep yourself accountable to the those whatever the time table you are preparing। जैसे मॉर्निंग में आप उठिए, टाइम टेबल बनाइए कि पूरा मुझे ये करना है, एकदम लिखित होना चाहिए कि आपका, जैसे आप ट्रेवल करके आ रहे हैं तो यू शुड हैव द ट्रेवल टाइम एज वेल। ओके, व्हाट यू आर डूइंग इनटू द बिटवीन यू शुड राइट एवरीथिंग। इसके आगे जैसे आपने अगर समय वेस्ट आपने वेस्ट किया है तो वो भी लिखिए कि क्यों वेस्ट किया, कि घर पे बात कर रहा था, दोस्त का कॉल आ गया था, मोबाइल फोन खोल के चला रहा था। यू शुड नो योर वीकनेसेस, तभी आप वीकनेस को इंप्रूव कर पाएंगे। तो यू शुड राइट कि ये अगर क्रॉस हुआ है, नहीं कर पाए, तो इस समय कर क्या रहा था, यू शुड बी नोइंग ना। तो प्लीज डू दिस थिंग। ठीक है, आपको वो मिला आगर वाला जो आप ढूंढ रहे थे? आगर आगर कुछ है? एल्गाई है जो कई चीजों से रूट से मिलके बनता है। हम्म। हाँ, कोई भी वो ट्री नहीं है, कुछ एल्गाई है, उसका जेली वेली कुछ बना के उसको मेडिसिनल पर्पज के लिए। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, आपने सॉल्व किया, क्या होगा इसका आंसर? व्हाट? ए। कैसे जस्टिफाई कर रही है? हाउ द स्टेटमेंट टू इज जस्टिफाइंग स्टेटमेंट वन? ए मैंने आपका टिक मारा, ये फाइनल आंसर नहीं है। ए का मतलब हुआ कि दोनों स्टेटमेंट सही है और सेकंड वाला वन को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले में कर रहा है कि ISA इंश्योर। ISA क्या है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये एक लॉ है, यूएन क्लॉज, यूएन क्लॉज के अंदर में ये काम करता है। यूएन क्लॉज है और यूनाइटेड नेशन का लॉ है, दैट विल बी अप्लाई ऑन द लॉ, यूनाइटेड नेशन और लॉ ऑन द सी, लॉ ऑफ द सी, यही होता है यूएन क्लॉज का फुल फॉर्म। ओके, तो जितने भी लॉ, अगर किसका किस एरिया में एक्सट्रैक्शन का पावर है, अगर आप शिप ले जा रहे हैं तो होता है ना डिफरेंट टाइप ऑफ द रेगुलेशन, कि आप उस देश के किनारे से जा रहे हैं तो उस देश को इन्फॉर्म करेंगे कि मेरी शिप आपके वहां से जाके गुजर रही है। तो ये जितने भी लॉ होते हैं दैट्स ऑल कम्स अंडर द यूएन क्लॉज, एंड यूएन क्लॉज कम्स अंडर द यूनाइटेड नेशन। उसके अथॉरिटी में ये ट्रीटी हुई थी 2002 में शायद हुई थी, तभी से नहीं 1982 में हुई थी। इसका एक बार देखना पड़ेगा, 1982 में हुई थी, तो उसी तभी से ये, और उसके अंडर में ये अथॉरिटी है। होता है ना कि एक लॉ होता है, लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए अथॉरिटी बनती है, तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी इज ए कम्स अंडर द यूएन क्लॉज। ओके, तो ये डिसाइड करती है कि अगर आपका जो ज्यूरिडिक्शन होता है, हर देश का ज्यूरिडिक्शन होता है ना, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, देयर इज द डिफरेंट नॉटिकल माइल्स, उसमें डिवाइड है आपका टेरिटरी। जैसे टेरिटोरियल आपका कहाँ तक होगा, सोवरिन पावर, उसके बाद हो जाएगा कि जो आपका एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन है। ओके, तो उसके बीच में आता है कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन कम्स बिटवीन द टेरिटोरियल वाटर एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEC, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEC। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ये चीजें? तो यहाँ पे बोलना है कि इट्स इक्विटेबल शेयरिंग। इक्विटेबल का मतलब होता है कि कोई भी देश हो, गरीब हो या अमीर हो, सबको मौका मिले कि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। इक्विटेबल शेयरिंग का मतलब यही हुआ ना, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द फाइनेंशियल एंड द अदर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब समंदर का है, ओशियन का है, ऐसे छूट दे दे तो चाइना और यूएस पूरा कैप्चर कर जाएंगे ना। सबको मौका मिलना चाहिए, सब अपना बिडिंग करें। कॉन्गो हो या युगांडा हो या रवांडा हो, सबको मौका मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये अथॉरिटी इक्विटेबल शेयरिंग की बात कर रही है। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा बोल रहा है दिस एम्स टू प्रोटेक्ट द मैरीटाइम इन्वायरमेंट। मैरीटाइम इन्वायरमेंट एंड इक्विटेबल शेयरिंग अलग अलग चीज हो गया ना।
इक्विटेबल शेयरिंग में बात कर रहा है कि सारे देशों को मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे बात हो रहा है कि इन्वायरमेंट को भी सुरक्षित करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप खनन के चक्कर में वहां पे मछलियां रहती हैं, वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ द अदर स्पीसीज रहते हैं, होते हैं ना वहां पे, और क्या क्या रहते हैं, कोरल्स होते हैं, छोटे छोटे और भी प्लैंकटोन्स होते हैं, होता है ना, आप बहुत ज्यादा स्पीसीज होती हैं। तो वो सब ना, उनका डिस्ट्रक्शन ना हो, तो हम मैरीन इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। तो दोनों सही है, लेकिन ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, एक्सप्लेन कर रहा है। ये तो अलग बात हो गया, ये अलग बात हो गया। तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी बी, ए विल बी नॉट, क्योंकि एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अगर सेकंड वाला स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो दोनों सही हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। क्लियर हो रहा है ये चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन, the corona is the outermost layer of the sun's atmosphere. The temperature of the corona is lower than the temperature of the sun's surface. Okay. ये कल हम लोगों ने ये अच्छे से डिस्कस भी किया था, पिक्चर मैंने दिखाया था। क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर? नेहा सही है? आज समझ में आ रहा है ना? व्हाट इज द मेन रीजन? क्यों रीजन है? वाई सेकंड इज इनकरेक्ट? आप बताइए, वाई सेकंड इज इनकरेक्ट? हम्म, या सो ए विल बी द करेक्ट। कोरोना अभी मिस्टीरियस है कि क्यों वहां है, अभी भी रिसर्च चल रहा है। जो हम आदित्य अपना मिशन भेजे हैं, जितने भी मिशन काम कर रहे हैं वो यही जानना चाहते हैं अभी तक, ये है कि वहां से रेडिएशन आता है, वो कहीं पे भी आयनाइज नहीं होता है। जो अपना जो रेडिएशन, जैसे फोटान है ना, सन से आ रहा है, हम पे टकरा रहा है, तो एक हम पे एनर्जी मिल रहा है। आ रही हो गेटिंग ना? हम पे जब टकराता है तभी तो एनर्जी आती है। तो वहां पे भी है कि वहां से रेडिएशन आता है, और कोरोना पे ही जाके वो क्या करता है, अपना पूरा एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो दैट इज द मेन रीजन। वहां पे कुछ आयंस के हैं, अभी तक कुछ नहीं पता है, लोग अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं कि क्या रीजन हो सकता है। वन ऑफ द थ्योरी इज दैट। क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज रीड एंड आंसर। नीति आयोग was established in 2015 as the replacement of the planning commission. Schemes and the policies. ये रिसेंटली इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में, 2023 से आना स्टार्ट हुआ है। वनली 1, वनली 2, वनली 3, या तीसरा, द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग comprises all the chief minister of the states and the union territories. वहां की अभी हाल ही में मीटिंग हो रही थी ना परसों, गवर्निंग काउंसिल की, आपने देखा था, ममता बनर्जी उठ के चली गई थी। तो सारे जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं और यूनियन मिनिस्ट्री है, वो बैठ के वहां पे डिस्कशन करती है। ठीक है, कि कैसे प्लान हो, कैसे कोलैबोरेट करके आपस में चीजों को करे। गवर्निंग काउंसिल एक बॉडी है जो डिसीजन लेता है, एक एनुअल बेसिस पे उनकी मीटिंग होती है। ओके, ये सही है, तीसरा वाला सही है। नीति आयोग प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय द इन्वॉल्विंग स्टेट इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। सी, ओनली 3। सो विच वन इज इनकरेक्ट? 2। ओके, आपका है सी, और लोग बताएं। सी, आशीष का है सी। व्हाट विल बी योर आंसर नेहा? सी। ओके, आप बताइए। सारांश, व्हाट विल बी योर आंसर? चौथा वाला, नीति आयोग प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि स्टेट एंड द सेंटर स्टेट एक दूसरे को सहायता करके आगे बढ़ रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं चीजों को। हो गया ना, कि जैसे कि कुछ स्कीम चलाना है तो सेंटर पैसा देगा और स्टेट उसको इम्प्लीमेंट करेगा। दो स्टेट्स के बीच में कोई मतभेद है तो दोनों मिलकर उसको रिजॉल्व कर लेंगे, आपस में वाटर शेयरिंग हो या लैंड बॉर्डर हो, एनीथिंग। तो दैट विल बी द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, तो आप भी किस पे जा रहे हैं? यू आर ऑल्सो गोइंग फॉर द ओनली 3? अच्छा, आपका ऑल 4 हो गया। करेक्ट आंसर इज द, आपको तो पता है क्या है करेक्ट आंसर? सी है। आप एक्सप्लेन कर दीजिए।
ये गलत है, क्योंकि हम लोग कल पढ़ रहे थे कि नीति आयोग केवल थिंक टैंक है। लोग दिमाग देते हैं, बैठ के डिस्कशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का कोई पावर नहीं है, ग्रांट का कोई पावर नहीं। वो बुद्धि दे देंगे कि ऐसा कीजिए, 10 लोग होते हैं ना, ज्ञान दे देते हैं कि ये चीज करने से ऐसे होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन थिंग। तो इम्प्लीमेंटेशन का वर्क नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन का काम हमेशा स्कीम्स का स्टेट गवर्नमेंट करती है। यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन चीज जो होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन ही होता है स्कीम्स के मैटर में। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस विल बी इनकरेक्ट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, इंदिरा सोहानी केस। आपका क्या है? बी। आशीष का बी एंड सारांश, व्हाट इज योर आंसर? सारांश बी। व्हाट इज योर आंसर नेहा? बी। ओके, व्हाई बी? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द बी? ओके, तो आप दोनों अब एक्सप्लेन ही कर दीजिए। व्हाट विल बी द एक्सप्लेनेशन? आपने किया था ना मॉर्निंग में अटेम्प्ट एक्सप्लेनेशन, व्हाट विल बी द एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन नहीं पता, आप बताइए। ओके, तो इंदिरा साहनी का केस का यह था कि 1989 में जब इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई एंड जो अपोजिशन थी कांग्रेस की, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया और उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उसका नाम था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन का ये मेन उनको मैंडेट दिया गया था कि वो पूरे देश में जितनी भी कास्ट हैं उनका वो एनालिसिस करें, उन पे रिपोर्ट बनाए कि कौन कास्ट को किस स्कूल में, कॉलेज में क्या डोमिनेशन है, जॉब में क्या डोमिनेशन है, कितना परसेंटेज उनका पॉपुलेशन है और कितना उनके परसेंटेज लोग जॉब्स एंड कॉलेज में है। तो ये थोड़ा सा होता था कि तो कंट्रोवर्शियल मैटर था कि वो जो मंडल कमीशन था उन्होंने अपना रिपोर्ट तुरंत दे दिया था। 1979 में बनाया था, 80 तक रिपोर्ट आ गया था। अब रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि जो रिप्रेजेंटेशन जो ओबीसी का है बहुत कम है। मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जो था अपर कास्ट का था, अपर कास्ट जिनका केवल पॉपुलेशन 12% था, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा था, 4 गुना 5 गुना था। और ओबीसी जिनका रिजर्वेशन नियर अबाउट ओवरऑल ओबीसी का मिला के 52% रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन उनका पॉपुलेशन था नियर अबाउट, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन काफी कम था। तो उन्होंने कहा कि 27% आप दे दीजिए, ज्यादा देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा रिजर्वेशन। तो उन्होंने यही रिकमेंड किया था कि 27% रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू द ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। ओके, तो उनके आधार पे था, कंट्रोवर्शियल मैटर था। तुरंत अगर रिजर्वेशन करते तो विरोध होने लगता ना, अपर कास्ट दे वुड हैव बीन अपोजिंग द थिंग। तो इसके लिए किसी ने नहीं लगाया। 1991 में बीपी सिंह का गवर्नमेंट आया। अब बीपी सिंह को लगा कि एकाएक कैसे अपना क्षेत्र बनाए, कांग्रेस डोमिनेंट था, बीजेपी उस समय धर्म के नाम पे था, तो उन्होंने कास्ट को लेके स्टार्ट किया कि उन्होंने रिजर्वेशन लगा दिया। जो मंडल कमीशन का था वो इम्प्लीमेंट कर दिया, ओके, कि अपना वोटिंग जो उनका वोट बैंक है वो बन जाए। लेकिन विरोध होने लगा, बीजेपी सपोर्ट में थी, बीजेपी ने अपना सपोर्ट खींच दिया, बीपी सिंह की भी गवर्नमेंट गिर गई, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये था कि इम्प्लीमेंट करने के बाद भी लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि सुप्रीम कोर्ट में कि ये रिजर्वेशन सही नहीं है, ये भेदभाव करता है। जो आर्टिकल 14 एंड 15 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, एक बार दिखा दो, आर्टिकल 14 एंड 15। 15 बोलता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ द बर्थ और एनी ऑफ देम। होता है ना कि वो कास्ट के नाम पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि ये अगर ये इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो ये कास्ट के नाम पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या, फिर सुप्रीम कोर्ट में ने अपना पूरा जजमेंट देखा। फिर इसी आर्टिकल में यहाँ पे लिखा है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकग्राउंड के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब स्पेशल प्रोविजन का ऑलरेडी है तो इसका मतलब ये जस्टिफाइड है। डिस्क्रिमिनेशन तब हो सकता है जब हम जो पिछड़े लोग हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस, तो वहां पे हम दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही है, क्योंकि जो लोग पिछड़े हैं उनके नाम पे हम कर सकते हैं। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन नॉर्मल नहीं कर सकते। दो लोग एक जगह पे हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन अगर बराबर होता तो नहीं डिस्क्रिमिनेट करते, लेकिन ऑलरेडी हमारा हिस्ट्री से डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है। और
कंटिन्यूअसली ये प्रोपोर्शन बदल नहीं रहा है आजादी के बाद भी। तो इन्होंने कहा कि कुछ न कुछ पॉजिटिव प्रोविजन स्टेट बना सकता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज जस्टिफाइड। ओके, तो आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है ये तो सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये वाला उन्होंने जो रिजर्वेशन था उसको कहा कि सही है, सोशल जस्टिस के नाम पे ये सही है, लेकिन सोशल जस्टिस के साथ पे मेरिट भी होना चाहिए। कुछ लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा सीट आप रिजर्व कर लें और मेरिट के बेसिस पे ना हो। तो उन्होंने कहा 50% रिजर्वेशन और 50% मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। तो रिजर्वेशन का जो उन्होंने लिमिट बनाया दैट शुड बी द 50%, उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। ओके, तो दैट इज द इंदा साहनी केस। फिर इंदा साहनी केस में ये भी बताया, इंदा साहनी केस जैसा आप क्या कह रहे थे कि और किसके लिए बोला था, SC ST तो पहले से दे ही रहे थे, SC ST का तो नया नहीं था, ये तो OBC के लिए था ना इंदा साहनी केस। SC ST का तो ऑलरेडी SC का 15% है एंड ST का 7.5 है, टोटल जोड़ के मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद 49.5% हो रहा था। तो कोर्ट ने कहा दैट इज जस्टिफाइड। तो यहाँ पे मेन जो जजमेंट था वो OBC के लिए था, SC ST का तो मैटर ही नहीं था। SC ST का तो ऑलरेडी साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का तो साफ साफ नाम लिखा है और वो पहले से ही मिलता है, उनके में दिक्कत नहीं है, उनका तो शुरू से ही मिल रहा था, दैट इज नॉट द इशू। जो इशू आ रहा था दैट इज फॉर द OBCs। तो बैकवर्ड जो ये था ये OBCs का था। इंदा साहनी इज मेनली रिलेटेड टू द OBC रिजर्वेशन। ठीक है, तो इन्होंने ओवरऑल कहा कि दैट शुड बी द ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट एंड द सोशल जस्टिस। आप रिजर्वेशन दीजिए तो सोशल जस्टिस हो जाएगा और 50% बचा के रखिए, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। उन्होंने एक चीज और कहा कि क्रीमी लेयर आप बनाइए, कि जो लोग OBC में, OBC ऐसा कास्ट है जैसे SC ST में आपको सब पिछड़े मिलेंगे, लेकिन OBC में देयर आर मेनी डोमिनेंट कास्ट कि जिनके पास लैंड है, जिनके पास ऑलरेडी देवर स्ट्रॉन्ग। खासकर स्ट्रॉन्ग तब हो गए थे जब ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 में आया और उनकी खेती चल गई, खेती चली तो दे बिकेम द डोमिनेंट कास्ट। ओके, लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो फिर भी कम था। दे वर डोमिनेंट बट ऑन द कास्ट बेसिस दे वर बैकवर्ड। ओके, क्लियर हो रही है ये चीजें। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उसके लिए क्रीमी लेयर बना दीजिए। क्रीमी लेयर में ये हो जाएगा जो ऑलरेडी डोमिनेंट है उनको हम हटा देंगे, और जो OBC में जो लायक हैं, जो सच में पिछड़े हैं, उनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। दैट इज द मेन थिंग। क्लियर हो रही है। तो इंदा साहनी केस ने जस्टिफाइड किया, लेकिन उन्होंने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया और उन्होंने कहा कि जो मेरिट एंड सोशल जस्टिस दैट शुड बी द बैलेंस्ड। क्लियर हो रही है ये चीजें, यही मेन उसका था। हाँ, क्रीमी लेयर यही है, जनरल कैटेगरी नहीं है। आप जॉब में तो जनरल कैटेगरी है, लेकिन ऐसे तो आप देखिए तो डिस्क्रिमिनेशन देखा जाए तो वो OBC बैकवर्ड कास्ट दैट विल बी देयर, लेकिन देयर विल बी द, मतलब ऐसे उनको ट्रीट जो आप एग्जामिनेशन के पर्पज से करेंगे तो दैट विल बी एज द जनरल, उनके लिए। हाँ, EWS आर द लाइक द नॉन क्रीमी लेयर एंड दे आर लाइक द OBC, उनका ये हो जाएगा। तो दैट इज मेन थिंग। ओबी उसमें आप पढ़िएगा कि जो नॉन क्रीमी लेयर, ये EWS का तो काफी लड़ाई झगड़ा भी था कि कैसे कर दिया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे ऐसे चीजें थी। क्योंकि जो हमारा भेदभाव हमारे समाज में है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। ये था ना कि मुद्दा कि पढ़ने का तो मौका सबको मिला गया, लेकिन पर्टिकुलर कास्ट को नहीं दिया गया, और पर्टिकुलर कास्ट को तो मौका था, लेकिन ये तो उनकी गलती है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। एक होता है कि एक को तो बैठने ही नहीं दिया गया। डिबेट जो चल रहा था ये था कि जिनको ऑलरेडी बैठने का था कि आप हर जगह, आपका मेन काम पढ़ाई है और फिर भी आप पीछे रह गए, तो ये तो आपका दोष है, समाज का तो दोष नहीं है। लेकिन उनके बारे में सोचिए जो लोगों को मौका ही नहीं दिया गया, तो इसके लिए समाज का दोष है ना, वो सोसाइटी दोषी है। तो उनके लिए रिजर्वेशन जस्टिफाइड है। लेकिन अगर जो ऑलरेडी जिनको मौका दिया गया कि आपका काम ही पढ़ना है, पढ़ाना है, और जो जॉब का जितना भी जॉब का बेसिस है सब पढ़ने पढ़ाने पे है, तो देयर योर रिप्रेजेंटेशन शुड बी देयर। तो आप अगर फिर भी नहीं जा पा रहे हैं तो ये तो आपकी दिक्कत है ना, यू मस्ट हैव बीन देयर। दूसरी जस्टिफिकेशन ये दी जा रही थी, अभी भी ये चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस कंटिन्यूस थी, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इकोनॉमी नहीं लिखा था, बाद में जोड़ा गया है। जो भी करा है तो इन्होंने हमेशा सोशली एंड एजुकेशनली, इकोनॉमिक नहीं है। आप इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप गरीब और ये अमीर होना ये साइक्लिकल प्रोसेस है, सेम आदमी हो सकता है, लेकिन जन्म एक कास्ट में हो जाना उसके मरने के बाद ही खत्म होता है। आर यू गेटिंग ना, कि वो कितना भी अमीर हो जाए कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द अदर कास्ट। तो दैट इज एसोसिएटेड विद द बर्थ।
इस पर बहुत अलग डिबेट है, आज नहीं कर रहा हूँ, बाद में आई विल बी डिस्कसिंग, जब ये डिस्कस करूंगा आर्टिकल 15, तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग। ओके, सो यस, अभी तो हम टेस्ट, आज तो टेस्ट पेपर ही अभी तक नहीं किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये समझ में आ रहा है ना कि ओबीसी का क्या मेन मुद्दा है, कैसे इंदिरा साहनी, कैसे ये रिलेटेड है, ये देखिएगा, ये बहुत न्यूज में है। खत्म हो गया ना, ये लास्ट था, ये पहले का क्वेश्चन है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज। जो आज का मेन टॉपिक है, वी विल स्टार्ट विद द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे द हाई कोर्ट रूलिंग क्वासिंग द 65% कोटा। अगेन कोटा का मैटर फिर आ गया कि बिहार ने जो अभी रिजर्वेशन बनाया था को लेके उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की संख्या ज्यादा है, बढ़ा दिया जाए, तो उन्होंने ओवरऑल जो बढ़ा के 65 कर दिया था। तो इंदिरा साहनी केस के खिलाफ जा रहा था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ओके, देन वी विल बी सीइंग दैट द AIFB फॉल्स कॉल फॉर द ब्रिंग बैक नेताजी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी ने बनाया था, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसके नाम पे अभी भी एक पार्टी है जो वेस्ट बंगाल में लड़ती है लेफ्ट के नाम पे, तो वो हमेशा डिमांड लेके रहते हैं कि नेताजी का अभी भी जो रिमेन्स है जापान से उसको लाया जाए। तो इससे रिलेटेड आज का न्यूज है। ओके, मेकेदाटू प्रोजेक्ट इंश्योर कावेरी वाटर इन फॉर द तमिलनाडु इवन डिस्ट्रेस ईयर। तो अभी हम देख रहे थे, इसके पहले कौन सा डैम प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे, 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था। वेरी गुड, या राइट, कृष्णा राजा सागर डैम। तो वो भी सेम कावेरी पे था, कर्नाटका का वो भी इश्यू है। वहीं पे मेकेदातु का भी इश्यू है कि तमिलनाडु इनके बीच, क्योंकि पानी जो भी नदी है ये बह के तमिलनाडु में ही जाती है। तमिलनाडु कहती है पानी ज्यादा चाहिए, और ये कहते हैं कि हम नॉर्मल में पानी दे देंगे, जब हमारे वहाँ खुद कमी रहेगी तो हम नहीं दे पाएंगे, यही दिक्कत है। तो ये जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है एंड कृष्णा सागर, वो दोनों प्रोजेक्ट को याद रखेगा। केरला फॉल्स बैक टू द निफा। तो निफा कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, 3-4 डिजीज पढ़ रहे हैं, निपा एंड जीका वायरस एंड अभी क्या बोल रहे थे, ब्रेन ईटिंग इन्फेक्शन, कुछ ऐसे पढ़ रहे थे, अमीबा, पैम उसका फुल फॉर्म है। ओके, तो वी विल बी सीइंग दिस थिंग। क्वाड कॉल फॉर द एंड ऑफ द वायलेंस इन द यूक्रेन। क्वाड में 4 देश है, ये तो आपको पता ही होगा, तो उसका थोड़ा सा देख लेंगे। देन वी विल सी दैट द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव द अमेंडमेंट टू द MQ-9B UAV। UAV, what is this? Unmanned aerial vehicle। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये जो आप ड्रोन देखते हैं, तो ड्रोन का आजकल काफी यूज हो रहा है। यूएस के पास बहुत मॉडर्न ड्रोन है, खरीदने के लिए हमने इसको पास कराया है। ओके, देन वी विल सी दैट द सेंटर लाइकली टू मूव अगेंस्ट द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट इट्स इंडियाज एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। तो ये कह रहे हैं, ILO कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट 60% से ज्यादा है, यूथ उसका पार्टिसिपेशन है। इंडियन गवर्नमेंट कह रही कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। तो इसी को लेके अब इंडियन गवर्नमेंट ILO में जाके कहेगी कि ऐसा रिपोर्ट मत बताइए, हमारे सपोर्ट में बनाइए, मतलब 3-4% आप भी दिखाइए। ओके, दैट इज द मेन थिंग। ओके, देन वी विल सी दैट द NCERT proposes 10 बैकलेस डेज ए ईयर फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास 6 to 10। अब बच्चों को इतना 4 वो मुश्किल से 10 साल के होते हैं, 10 किलो का बैग होता है, तो 10 दिन के लिए उनको छूट दे दिया गया है कि 10 दिन के लिए ऐसे ही जाएंगे, बैग वैग नहीं लेके जाएंगे, थोड़ा सा वो इंटरटेनमेंट करेंगे, जो वोकेशनल लर्निंग होता है वो करेंगे। ओके, देन वी विल सी दैट द एनी फॉर द डिले इनटू द सेंसस टेकिंग द प्रीवियस पेरिलस। पेरिलस का मतलब कि अगर सेंसस ही नहीं होगा तो आप डिसीजन कैसे लेंगे ऑन द स्कीम्स, ऑन द योर डिफरेंट पॉलिसी प्लान्स, एवरीथिंग विल बी, वो आप आंख मूंद के चलाएंगे ना तीर, जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि किसको कितना देना है, आप ऐसे ही किसी को भी अलॉट कर रहे हैं कि इस स्कीम के लिए इतना। डेटा रहता है तब होता है ना कि इतनी औरतें हैं तो उनके लिए, अगर वुमेन्स के लिए बना रहे हैं तो इतना होगा, किसी कास्ट के लिए कुछ बना रहे हैं तो उनके लिए इतना हम प्रोजेक्ट देंगे। ओके, रूरल एरिया में कितना देना है तो उसके लिए उतना देंगे। अब तो 10-12 साल से आपने कुछ करा ही नहीं, 14 साल से, तो 14 साल आप आहे बाहे नहीं कहा जाता है, तो आप आहे बाहे तीर चलाएंगे कि इधर उधर कहीं पे भी। दैट इज द मेन थिंग, वही इसमें मेन डिस्कशन है कि सेंसस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा रहेगा तभी तो डिसीजन अच्छा होगा, विदाउट डेटा यू कैन नॉट reach at the effective decision making. That is the main thing. In 2022 newer district are affected by the militancy in the Jammu and Kashmir। हम लोग इसको एक दिन डिस्कस भी किए थे कि जम्मू एंड कश्मीर में हम देख रहे हैं, पहले कश्मीर वैली में ज्यादा आतंकवादी घटनाएं थी, अभी जो शिफ्ट हो रहा है वो
जम्मू वाले में एरिया में हो रहा है। ओके, इन द लास्ट वी विल सी दैट द स्टेट टैक्स माइनिंग एक्टिविटीज, हम लोग ये टैक्स स्टेट टैक्स का जो माइनिंग एक्टिविटीज पे है लड़ाई चल रही थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिपोर्ट अपना जजमेंट दिया है। ओके, क्लियर हो रही है ये चीजें, ये हमने बहुत डिस्कस किया, आज भी एक बार देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज ऑन द फ्रंट पेज। ये जो आप उस दिन राव वाला कह रहे हैं, ये मुद्दा चल ही रहा है, काफी ज्यादा ये चीजें चल रही हैं। तो अभी वहां पे हो रहा है कि इसको हम डेमोलिश कर दें, ये वो चीजें इधर से इधर होती हैं। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि किसी एक कोचिंग की गलती है, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की गलती है ना, या जो लोग इम्प्लीमेंट करवाते हैं। आप एक को गिरा देंगे, लेकिन और जगहों पे जो हो रहा है, आप गोरखपुर में चले जाइए, अंडरग्राउंड ही अंडरग्राउंड आपको मिलेंगे जो लाइब्रेरीज हैं। दिल्ली में तो हर एक लाइब्रेरीज आप 80% अंडरग्राउंड है, जहाँ पे वो नहीं है। मैं ऐसे एक दिन एक लाइब्रेरी गया था, वहां पे देखा कि अरे अंदर वो भी अंडरग्राउंड ही था। मुझे जाके लगा कि अरे कैसे वो, मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब बच्चे पढ़ते हैं। और वो मुझे बता रहे थे यहाँ पे सीट फुल रहता है, और यहाँ पे एक बैच मैंने हटा दिया क्योंकि इतने बच्चे आ गए थे कि मेरे पास वो सीट एक वो नहीं थी। और अंदर एकदम सिलन सी हो रही थी, अंडरग्राउंड था पूरा, अभी बारिश हो ही रहा था। तो दैट इज द कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए मेन दिक्कत है कि जो उन्हें अलाउ कर रहा है वो ना, कि जो म्यूनिसिपैलिटीज जाके अलाउ कर रही है, दे शुड बी कर्विंग। अब वो क्या करते हैं, वो जाके देख के 500 रुपए लेके छूट दे देते हैं, काम खत्म वहां पे। लेकिन दैट इज, वहां पे सच में आप अंडरग्राउंड इज वेरी थ्रेट। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम किसी भी सिटी का सही नहीं है। मैं जहाँ पे भी रहा हूँ, वहां पे मैंने फ्लडिंग सिटी में देखा है। कोटा राजस्थान था, वहां पे मैं देखता था जब बारिश आती थी पूरा बाढ़ आ जाता था। दैट इज द मिड इन टू द, है ना पूरा राजस्थान एरिया, तो वहां पे भी फ्लडिंग थी। ऐसा नहीं था वाटर बहुत ज्यादा था, ड्रेनेज नहीं था, बहने का जगह ही नहीं था, लोग घर बना लिए हैं ड्रेनेज के बीच में। यहाँ पे भी गोरखपुर में देखिएगा ड्रेनेज के बीच में लोगों का घर बना रहता है। तो ये म्यूनिसिपैलिटीज का है ना, गोरखपुर के गली में चले जाइए, इधर दाऊदपुर एरिया है जो भी गोरखपुर का ओल्ड एरिया है, रोड पे घर है एकदम। मतलब ये लगता है कि अभी मतलब अभी एक कार एक तरफ से सिर्फ कार निकल पाती है, फिर दूसरी मतलब मुझे लगता है 10-15 साल में केवल बाइक निकल पाएगी, 20 साल बाद वहां से सिर्फ लोग निकल पाएंगे, और 30-40 साल बाद मुझे लग रहा है घर पे तो लोग चढ़ चढ़ के कूद कूद के जाएंगे। जिस तरीके से इंक्रोचमेंट हो रहा है, व्हाट विल बी द हैपनिंग। लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है। कहीं ये फुटपाथ बना ही नहीं है। लोग साइकिल इतना रिस्की है, जैसे लोग हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि अरे साइकिल यूज करो, फुटपाथ यूज करो, कहाँ यूज करें, मेन रोड पे चलना पड़ता है। मैं कई बार सोचता हूँ चलूं, वॉक करूं, लेकिन इतना डिफिकल्ट होता है कि दैट इज वेरी रिस्की। फुटपाथ नहीं है, और फुटपाथ भी होता है, लोग इतना गलत सिविक सेंस है ना, वो फुटपाथ पे बाइक चढ़ा के चलाने लगते हैं। कहीं कहीं फुटपाथ भी मिलेगा ना, लोग 1 मिनट भी वेट नहीं करते हैं रेड लाइट पे, फुटपाथ पे भी चढ़ा देंगे बाइक वाले, कार वाले भी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, चढ़ता नहीं है तो थोड़ा सा फिर वापस आ जाते हैं। दैट इज द कंडीशन। तो यहाँ पे चीजें हैं पॉलिसी का, कोई भी कोचिंग या कोई भी तब तक नहीं करेगा अगर आप पॉलिसी इंप्लीमेंट कीजिए, कोई नहीं करेगा। जब चीजें आप छूट देते हैं तभी लोग करते हैं। कल इंटरनेशनल टाइगर डे था, कल आपने याद नहीं दिलाया, वी फॉरगेट। ओके, तो इंटरनेशनल टाइगर जो था वो ये इंटरनेशनल टाइगर डे जो जितने भी 13 कंट्रीज वर्ल्ड के हैं जहाँ पे उन्होंने सबमिट किया था रस्सा में, और उसके बाद हर साल हम लोग 29 तारीख को हम इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उस मीटिंग में उन लोगों ने डिसाइड किया था कि जो टाइगर का पॉपुलेशन है हम 2G करने वाले हैं, दुगुना करने वाले हैं बाई 2022। ये जो सबमिट हुआ था वो सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। ओके, तो लिख लीजिए 29 जुलाई, दिस इज द इंटरनेशनल टाइगर डे। एंड इसका जो समिट स्टार्ट हुआ था वो 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट से स्टार्ट हुआ। ऑब्जेक्टिव क्लियर सी चीज है कि अवेयरनेस बढ़ाए, उनकी कंजर्वेशन का जो हम करें, नेशंस को सेंसिटिव बनाए, एंड कम्युनिटी का उसमें पार्टिसिपेशन कराए। दिस इज ऑल द थिंग। ओके, आपको पता है ना टाइगर इज ए वेरी गुड स्विमर, स्विम बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आप नदी में कूद जाएंगे तो टाइगर से बच जाएंगे, और नदी में भी कूद के आपको पकड़ लेगा। दैट इज द मेन थिंग। बचना है तो क्या करेंगे, पेड़ पे चढ़ जाएंगे, पेड़ पे नहीं चढ़ेगा। हाँ, वो तेंदुआ होता है वो क्लाइम कर लेता है, टाइगर नहीं करता है। टाइगर विल बी नॉट एबल टू क्लाइम, तेंदुआ कर लेगा जो लेपार्ड होता है। ओके, आई थिंक टाइगर नहीं क्लाइम कर पाता है क्योंकि उनका वेट भी बहुत ज्यादा होता है।
नेक्स्ट न्यूज इज द दिस रिजर्वेशन को लेके इन्होंने कर दिया, मेन इशू है। इन्होंने क्यों करा है सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि जो जस्टिस हम बना रहे हैं कि 50% मेरिट बेसिस पे एंड 50% जो सोशल जस्टिस के बेसिस पे ये है, वायलेट क्या करेगा? आर्टिकल 14, 15 एंड 16 तीन आर्टिकल हैं जो इक्वालिटी से रिलेटेड है। इक्वालिटी से रिलेटेड तो 17, 18 भी है, लेकिन मेन जो जॉब एंड एजुकेशनल एरिया से रिलेटेड है दैट विल बी द आर्टिकल 14, 15 एंड 16। ये याद रखिएगा, आर्टिकल 14 ओवरऑल किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है। 15, 16 थोड़ा सा स्पेसिफिक है। 15 में ये कहते हैं कि किसी अगर एजुकेशनल या किसी स्पेशल प्रोविजन में वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे यहाँ पे साफ साफ दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ द बर्थ और एनी ऑफ द देम। ठीक है, किस किस बेसिस पे है? रिलीजन तो सबको पता है, रिलीजन तो रहेगा ही, रेस भी रहेगा, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो ये कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 चीजों पे है, 5 चीजें। रेस, आर से रेस एंड रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कि कहाँ पे पैदा हुए हैं, दैट इज ऑल्सो। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना? ये 5 चीजों पे है। आर्टिकल्स 15 एंड 16 में ये डिफरेंस है कि 16 जो प्रोहिबिट करता है वो दैट इज फॉर द एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे साफ साफ एम्प्लॉयमेंट की बात किया है, एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। तो ये बहुत स्पेसिफिक है जॉब देने से। जॉब देने के सिवाय भी और सब चीजों में भी तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, जैसे एजुकेशन में, सब्सिडी में, स्कीम्स में। तो उसके लिए आर्टिकल 15 है। जॉब अगर कहीं पे भी केवल बात आएगी तो वो आर्टिकल 16 है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको? ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक ही चीज को डिस्क्रिमिनेशन के लिए 2 आर्टिकल क्यों दे के रखा है। 2 आर्टिकल इसलिए दे के रखा है, एक में इन्होंने साफ साफ बताया कि जॉब के खिलाफ नहीं दे सकते हैं, जॉब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। दैट इज वेरी क्लियर इन टू द आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 जो कहता है कि इन द 5 टर्म्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, इस बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रही है? और आर्टिकल 14 एक तरीके से साफ साफ बोला है कि किसी भी देयर शैल नॉट डिनाई, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू द एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कह रहा है कि नॉर्मल अगर आप लॉ बनाएंगे तो सबके लिए सेम बनाएंगे, और लॉ बनाने के बाद जो प्रोटेक्शन आप देंगे, जो आप ट्रीटमेंट लोगों को देंगे, वो भी इक्वल होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब मैं हूं, अंबानी हूं, सबको के लिए मर्डर का एक ही चार्ज होगा तो एक ही सजा मिलेगी। ओके, और उसके बाद अगर वो जेल में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि अंबानी जी के लिए गद्दी ला के दे देंगे, हमें ऐसे जमीन पे सुलाएंगे, सबके लिए सेम ही व्यवस्था होगा। दैट इज द मेन थिंग। ओके, होता, ये तो आप गुस्सा के देख रहे हैं कि होता तो ये, लेकिन वो तो वायलेशन है। दैट इज द वायलेशन, दैट इज नॉट द रूल, जनरल रूल। चीजें क्लियर हो रही हैं? नेक्स्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू टेक इज, यहाँ पे है कि मौर्याज मीट विद द यूपी पुलिस। तो यहाँ पे ये तो पॉलिटिकल न्यूज है मेनली। इसमें मेन न्यूज जो है वो है कि जो डीजीपी का पोस्ट होता है वो पुलिस का स्टेट में सबसे बड़ा पोस्ट होता है, और इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट का कैबिनेट के डिसीजन पे ये होता है। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है वो लिखिएगा कि प्रकाश सिंह केस आया था 2006 में, उन्होंने रिफॉर्म की बात की थी कि हाउ वी नीड टू रिफॉर्म द पुलिस सिस्टम। प्रकाश सिंह केस, ये बहुत फेमस केस है, प्रकाश सिंह केस 2006। पहले जो पावर था कि अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर का, उसका बहुत मिसयूज होता था। गवर्नमेंट बदलती थी, आईजीपी, ये जितने भी हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सबको बदल देते थे, कुछ टेन्योर ही फिक्स नहीं होता था। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में, प्रकाश सिंह पहले ही डीजीपी रहे थे तो उन्होंने वो केस किया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ये सब चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिटायरमेंट, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ट्रांसफर, पॉलिटिकली मोटिवेटेड अपॉइंटमेंट्स, ये सब काफी कॉमन है। तो उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने गाइडलाइंस दिए थे। अभी गाइडलाइंस इंप्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको कभी भी लिखना है कि पुलिस से रिलेटेड क्या रिफॉर्म है, तो सबसे बड़ा रिफॉर्म है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी गाइडलाइन दिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। दैट इज द मेन थिंग। प्रकाश सिंह पता नहीं मुझे, देखना पड़ेगा एक बार कहाँ के थे। हाँ तो, हाँ
ये भी तो एक्टिंग ही है, अभी जो अभी के डीजीपी हैं ये एक्टिंग ही चल रहे हैं। तो ये होता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड, यही है ना कि आप चीजों को मतलब अपने अनुसार पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए कहते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द मेन केस, ठीक है। तो यूपी के नहीं थे वो, शायद बिहार के थे डीजीपी, एक बार देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। Next news that we are going to All India Forward Bloc false call for the bring back नेताजी remains। रिमेन्स का मतलब होता है कि कोई जब किसी की डेथ होती है तो उसके बाद हम उसके रिमेन्स या उससे रिलेटेड कोई भी चीज होती है, जितनी भी चीजें होती है ना, वो कौन सा बुक पढ़ते थे, वो कौन सा जैकेट कोट जो भी पहने होंगे, वो जो जापान में है वहां से लाने के लिए बोली जा रही है। वहां पे जापान में एक रेंकोजी टेम्पल है, वहां पे ये सब चीजें हैं, ऐसा माना जाता है कि वहीं पे वो है। तो वहां से यहाँ पे अभी भी ये जो ये ऑल इंडिया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था, ये कब बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने? 1938 में तो एक साल रह लिए थे, उसके बाद 1939 में जब दूसरी बार चुने गए थे तो वहां पे उनके खिलाफ रिजोल्यूशन लगा के निकालने की कोशिश की गई थी। तो उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था कि उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस मॉडरेट स्टैंड ले रहा है, हम थोड़ा सा और तेजी से आजादी की तरफ या मांग की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म पे जा रहे थे। तो दैट इज द मेन थिंग, ओके। तो 1839 में बनाया था, 38 में तो वो एक साल के लिए थे। हाँ, 38 के बाद 39 में जब उनका नेक्स्ट टाइम था तो देन ही डिसाइडेड, ओके। क्लियर हो रहा है? हिस्ट्री में आपको बहुत नहीं, तो ये कभी नहीं रहे। वेस्ट बंगाल की जब लेफ्ट की गवर्नमेंट थी तब यहाँ पे थी आजादी के बाद। आजादी के बाद तो इनका रहता है, लेफ्ट ये बहुत ही स्ट्रांग थी। जब लेफ्ट की गवर्नमेंट थी तो देवर सपोर्टिंग, लेकिन जब उस समय नहीं थी, जब स्टार्टिंग बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं रही है, ठीक है ना। और एक बार देखना पड़ेगा फिर से इसमें कि यूनियन गवर्नमेंट में कभी सपोर्टिव थी कि नहीं, क्योंकि ये लिमिटेड है वेस्ट बंगाल तक की ही। वहीं की गवर्नमेंट को जहां बनती है वह बिगड़ती है, वहीं पे वो मेन एक्टिव है। नेक्स्ट न्यूज ये तो आपको पता ही होगा कि जो अभी ऑपोजिशन लीडर किसको बनाया गया है? माता प्रसाद पांडे, ओके। ये वाला क्लियर है आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट इस समय कर्नाटका में चल रहे हैं, ओके। और मेन यही है कि क्या मैटर चलता है कि तमिलनाडु हमेशा कहता है कि पानी दो, ये कहते हैं कि पानी नहीं है, तो यही हमेशा लड़ाई चलता रहता है। मेकेडेटू अभी प्रोजेक्ट के लिए ये लड़ाई चल रही है कि तो इसका बना ही नहीं है, अभी बनने का प्रपोजल है, तमिलनाडु अभी से ही विरोध कर रहा है और कर्नाटका कह रहा है बन जाएगा तो आप ही को फायदा है, आपको पानी हम ज्यादा दिया करेंगे, ऐसा लालच दे रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु कह रहा है नहीं, पानी मत रोकिए, जो भी नदी में बह रहा है वो बहने दीजिए, दैट इज द मेन थिंग, ओके। ये दो बीमारियां काफी फेमस चल रही हैं, तो ये नगलेरिया फ्लोरेली फॉलेरी, ये हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। उस दिन पढ़ा था ना कि अमीबा है, एक बड़ा ही अजीब टाइप का अमीबा है, और वो मेनली नाक से चढ़ के वो दिमाग में जा रहा है, ब्रेन खा रहा है, दैट इज द मेन थिंग। यही अमीबा है। अमीबा ये सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फाइलम अमीबोजोआ इसका जो फैमिली है, जो अमीबा के कई होते हैं ना स्पीसीज, उसका एक फैमिली ये है जो मेन डेंजरस है। ये क्या करेगा, आप जब पानी में जाएंगे नाक के सिवाय आपके ब्रेन में जाएगा और ब्रेन के सेल को ये खाना स्टार्ट करेगा, एंड बहुत ही जल्दी डेथ हो रही है, 18 से 20 दिन में डेथ की पॉसिबिलिटी है। तो दैट इज द मेन थिंग। इसका फुल फॉर्म है पैम। व्हाट इज द पैम? प्राइमरी एमोबिक मेनिंगो इंसेफेलिटीज, दिस इज द मेन थिंग, मेन डिजीज का यही नाम है। फ्रेश वाटर में है, सी वाटर में नहीं है। जब वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा दे आर देन वेरी एक्टिव, दैट इज द मेन थिंग। क्लियर हो रही है ये चीजें? बार बार ये न्यूज में है तो ये हमें क्लियरिटी होना चाहिए, ओके। निपा वायरस की बात हो रही है, ये बैट जो फ्रूट खाने वाला चमगादड़ होता है, फ्रूट बैट, उससे ये फैल रहा है। वो फ्रूट खाएगा, फिर हम खाएंगे फ्रूट्स को, फिर हमें निपा वायरस हो जाएगा, अगर वो वायरस इसमें है जो फ्रूट बैट है। ऐसा नहीं है कि फ्रूट बैट के ही खाने से हो जाएगा, पहले इस बैट में ये वायरस होना चाहिए, निपा वायरस। तो ये वेक्टर है, ये इसके अंदर में वो वायरस है, वो ट्रांसफर होगा, दिस इज द वे, दैट इज द मेन थिंग।
तीन चीजों का आप याद रखिएगा, एक तो निपा वाला चल रहा है, एक तो जीका वायरस चल रहा है जो ये मॉस्किटो से हो रहा है, एंड द थर्ड इज द दिस ये अमीबा वाला, ठीक है। क्वाड, क्वाड का अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्वाड अब प्रेशर बना रहा है दोनों जगह पे, यूक्रेन पे, ये तो कॉमन सी चीज है। ओके, तो क्वाड में 4 कंट्रीज है, चारों के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की मीटिंग थी, तो देवर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। ओके, यहाँ पे देखिएगा कि जो एच ए डी आर का हमेशा ये एक्सरसाइज चलता रहता है कि जो हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड द डिजास्टर रिलीफ के लिए हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, कि एक साथ मिलकर हम ट्रेनिंग लेते रहते हैं, तो दैट इज नोन एज द HADR, हेडार। ओके, ये इन लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे ऊंचाई पे एक सबसे बड़ा जो कॉन्टिजेंट है, ये करके इन लोगों ने ह्यूमन पिरामिड बना के इन्होंने अपना दिखाया है, एरोबिक। ओके, डेयर डेबल्स इंडिया आर्मी कॉप्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि 31 लोगों का ये पर्सनल जो पूरी टीम थी, इन्होंने झंडा फहराया है। कहाँ पे? कारगिल में, जिसकी ऊंचाई 8,000 से 10,000 से ज्यादा है, 10,000 फीट से 10,800 फीट है। चीजें क्लियर हो रही हैं? ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो दे कैन आस्क दिस कि ह्यूमन पिरामिड बना के इन्होंने 31 पर्सनल का था, दिस इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड, एंड द जो हाइट है वो 10,800 फीट पे है। पीसीएस में काम आएगा, आईएएस के लिए नहीं काम आएगा। नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का जो हेड होता है कौन होता है? डिफेंस मिनिस्टर होता है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफेंस मिनिस्टर होता है कि प्राइम मिनिस्टर होता है, इसमें कि प्रेसिडेंट होता है, इस 3-4 चीजों में ये कंफ्यूज कर सकते हैं। तो दैट विल बी द डिफेंस मिनिस्टर। और जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डीलिंग चल रही है वो ड्रोन की चल रही है। ड्रोन का जो हम कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यू से हो गया अनमैन्ड, ए से एरियल व्हीकल। अनमैन्ड का मतलब विदाउट मैन। अनमैन का मतलब क्या हुआ कि जो ड्रोन चलता है उसमें कोई बैठा नहीं रहता है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होता है। एरियल, हवा में उसका पूरा एरो एयर फ्लो होता है। दैट इज क्लियर ना? यूएवी का आपको क्लियर है ना क्या होता है? ये हमेशा सुनते होंगे, न्यूज में रहता होगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन थिंग उसका 31MQ-9B नेम जो उसका है यूएवी का, दैट इज दिस। INS विक्रमादित्य का नाम सुना है आप लोगों ने? INS विक्रमादित्य, व्हाट इज दिस? सबमरीन? सबमरीन तो नहीं है, गलत है। हाँ, वेरी गुड, यस, एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब उस पे लड़ाई करने वाले एरोप्लेन रहेंगे, वो इतना बड़ा होता है कि उस पे 30-40 एरोप्लेन रहते हैं और वो वहां से अटैक करते हैं। जैसे नवल में, समंदर में अगर एयरफोर्स को ऑपरेट कराना है वहां, तो हमारे पास ये होता नहीं है एयरपोर्ट, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो शिप होता है उसी को हम एयरपोर्ट के जैसे डील करते हैं। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। नहीं यार, वो डूब के चलने वाला सबमरीन, सबमरीन का नाम विक्रांत है ना, विक्रांत जो था मरीन था। और क्या था सबमरीन में कौन कौन है? अरिहंत है या दो, हाँ, अरिहंत है, अभी हाल ही में हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन विक्रमादित्य तो सिप है। ओके, देख लीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि हाँ, ऐसे ही आईएनएस में ही सब होते हैं। मेनली ये होता है कि दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द दीज, जैसे कि एक दिन हम लोग पढ़े थे स्टील्ड फ्रीगेट होते हैं जो डायरेक्ट अटैक करते हैं, ऊपर ही रहेगा समंदर के ऊपर, लेकिन वो अटैक के लिए होता है और वो चुपके से जाके अटैक करता है। उसका इंडिकेशन पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें इतनी टेक्नोलॉजी होती है कि उससे जो एमिशन होता है, उसके जो साउंड होता है, सब कुछ दबा दिया जाता है, कोई भी ट्रेस नहीं मिलेगा। दैट विल बी द स्टील फ्रीगेट। तो वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो चुपके से जाकर अटैक करता है। सबमरीन होता है वो काफी बड़ा होगा, लेकिन वो अंदर होगा, हमेशा वाटर के अंदर अंदर ही उसकी मूवमेंट होती है, तो उसको भी ट्रेस करना मुश्किल होता है। लेकिन उसमें भी फिर भी ट्रेस कर लेते हैं क्योंकि उसका जो एमिशन होता है वो बड़े ज्यादा क्वालिटी का होता है, मतलब हाई क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो ये सब, और ये जो होगा वो सिर्फ के लिए, ये केवल एयरफोर्स जैसे पोर्ट का काम करेगा, ये एयरपोर्ट मेनली, दैट विल बी द मेनली दिस।
आज लाइट बहुत कट रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ा होता है, सबसे जो लंबाई बड़ी होती है एयरक्राफ्ट कैरियर की ही होती है। ये मेनली आप ये चीजें याद रखिएगा, जिसका नाम है MQ-9B है और इसको हमने दे दिया है एक्सेप्टेंस खरीदने के लिए। दैट इज द मेन थिंग। ये काफी हाई टेक्नोलॉजी का है, ये यूएस के पास है, तो ये वहीं से हम खरीद रहे हैं। और जो कंपनी यूएस में, आपको पता होगा मैक्सिमम चीजें प्राइवेटाइज्ड हैं, तो वहाँ की जो कंपनी बनाती है इसको, उसका नाम है जनरल एटॉमिक। क्लियर हो रहा है? जनरल एटॉमिक। ये सब प्रीलिम्स के लिए, मेंस में उतना एनालिसिस नहीं है, ये बस याद होना चाहिए। वो उठा के प्रीलिम्स में पूछ देंगे, पीसीएस में खासकर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये चलना बंद हो गया। हाँ, 1 मिनट में इसको फिर से करता हूँ तब जाता हूँ। आज कुछ ज्यादा ही लाइट जा रही है, लाइट कट रही है। पॉलिटिकल न्यूज है ये, कुछ खास तो है नहीं कि ये सब तो चल ही रहा है। जो अदर इम्पोर्टेंट न्यूज वी आर गोइंग टू टेक इज द ये भी एक तरीके से पॉलिटिकल ही कि डिस्क्रिपेंसी इन द वोट्स पोल्ड बाय द काउंटेड। जैसे जो वोट पोल्ड हुआ है अभी लोकसभा में और जो काउंट हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन अपना डेटा निकालती है ना, जब वोट काउंट होता है तो टोटल नंबर ऑफ वोट, फिर जो रिजल्ट निकालती है हर एक कैंडिडेट का। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, एडीआर, एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये लोग काफ़ी सुप्रीम कोर्ट में केस भी करते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी अच्छे अच्छे जजमेंट इनके थ्रू आए हैं। जैसे जो पैसे डिक्लेयर करें या अपना फॉर्म भरना नॉमिनेशन के टाइम पे नहीं था, इन लोगों ने मजबूर करके ये सब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट निकलवाया था। तो अभी ये जज लेके चले गए हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने टोटल नंबर ऑफ वोट्स दिए हैं, होता है ना जब इलेक्शन का रिजल्ट निकलता है तो हर एक कैंडिडेट का निकलता है कि इन्होंने इतना वोट पाया, और इन्होंने ये जोड़ा कि इन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया था टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या है, तो उन्होंने ये देखा है कि 5 लाख से ज्यादा वोट का डिफरेंस आ रहा है। 5 लाख क्या, 6 लाख के आसपास है, 5,89,000। तो इस पे ये केस क्या है कि ऐसा कैसे हो गया। एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए ना, आपने जो डिक्लेयर किया था और बाद में जब जोड़ा जाए तो डिस्क्रिपेंसी जो होना चाहिए वो ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, बिना जीते थोड़ी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप 100% जब वोट काउंट होगा तभी तो डिक्लेयर करेंगे। तो कई जगहों पे ऐसा देखा गया कि कुछ वोट अभी थे तभी डिक्लेरेशन हो गया था। तो इस सब चीजों को लेके बवाल, मतलब ये लोग थोड़ी सी होने वाली है जो भी है। ओके, तो यही है, ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज है, बस हमको पता होना चाहिए कि ऐसा एक चीजें चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे ये भी एक तरीके से कंट्रोवर्सी है कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो कह रही है कि जो आईएलओ का रिपोर्ट है, आईएलओ ने रिपोर्ट दिया है कि इंडिया में जो जॉब का सिचुएशन है बहुत बुरा है, मतलब बहुत यूथ का जो है ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई लेवल पे है। तो उसको लेके डिबेट चल रहा है कि क्या है मैटर, मतलब तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे और आईएलओ में अपना अपील करेंगे कि ये जो डेटा है आपने गलत दे रखा है, डेटा हमारे अनुसार निकालिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो लोग कुछ जैसे दुकान खोल लिया, ठेला लगा लिया, सबको आप जॉब में काउंट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया का जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है वो कह रहे हैं कि जो हमारा तरीका है काउंट करने का वो बहुत अलग है। इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर का मतलब आजकल हो गया है कि कोई भी नया दुकान खोल ले वो इंटरप्रेन्योर हो जाएगा। दैट इज द मेन थिंग एंड दैट इज द, अब ऐसे थोड़ी भूखे थोड़ी कोई मरेगा, कुछ ना कुछ करेगा ना, खेत में जाके काम करेगा या वो करेगा, लेकिन इसको जॉब नहीं काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इंडिया जो है वो आईएलओ का हमेशा से ही मेंबर रहा है, फाउंडिंग मेंबर है। जब आईएलओ बना तभी से उसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। ओके, चीजें क्लियर हो रही हैं। लेकिन हमारा हमेशा गवर्नमेंट का डेटा ही हम यूज करेंगे। जब हमें कभी क्रिटिकल एनालिसिस क्वेश्चन में आ गया तो हम जाएंगे, तब हम आईएलओ का जो डेटा है वो दे सकते हैं। नॉर्मली हमारा अप्रोच रहेगा कि हम गवर्नमेंट का ही डेटा यूज करते हैं यूपीएससी में। दिस इज द मेन थिंग। एनसीईआरटी में बोला गया है कि अब जो बच्चे हैं उनको 10 दिन के लिए कहा गया जाएगा कि बैग लेके मत जाओ। ऑलरेडी इतने बैग लेके, अब क्लास 6 एंड 10 के बच्चे होते हैं, वो 10 उनका वेट 10 किलो का नहीं होता होगा, उनका बैग 10 किलो का होता है। तो ऐसे जैसे चलते हैं कि अब गिरे कि तब गिरे। आप देखिए कई बच्चे पूरा एकदम लेके संभाले रखते हैं। तो ऐसे बोला जा रहा है कि 10 दिन के लिए ऐसा किया जाए कि लोकल जो बढ़ई हैं, कारपेंटर्स और द आयरन स्मिथ, जो भी उनके गुण हैं,
तो वो सिखाया जाए ताकि बच्चों को थोड़ा मजा भी आएगा, पढ़ने से थोड़ी बोरियत से दूर, और कुछ सीखेंगे भी। तो दैट इज द मेन अप्रोच दैट इज वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। ओके, साइंस एंड टेक पे कोई खास न्यूज़ नहीं है, कंटिन्यूअसली इसको लेके चल रहा है। हीट वेव को लेके हमने कहीं पढ़ा है, काफ़ी टेम्परेचर को लेके है, और इसको लेके जो जीन एडिटिंग है, तो कहीं हमने डिस्कस किया है ये कि व्हाट इज द जीन एडिटिंग, पढ़ा है ना सबको, तो क्लियरिटी होगी ना जीन एडिटिंग को लेके जो चल रही है कि जीन हम चेंज कर दें। होता है ना कि हमारा जो सबसे जो मेन फार्मूला होता है डीएनए होता है, डीएनए से मिलके जीन्स बने होते हैं। जैसे हमारे आँख किसी के नीले, किसी के भूरे, किसी के काले कैसे होंगे, वो जीन से डिफाइन होता है। किसी का डिफरेंट टाइप ऑफ द कर्ली हेयर हो या एक ये स्ट्रेट हेयर हो, हाउ दैट इज डिसाइडेड, दैट इज डिसाइडेड बाय द डीएनए एंड जीन एडिटिंग। जीन में होता है और एडिट करके हम चीजों को बचा सकते हैं। जैसे होता है कि इसका यूज ये है कि जैसे किसी को बीमारी है और जीन्स में वो कोडेड होता है, जो हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं, डिजीज, जैसे कि फादर से सन में आती हैं, कई ऐसी बीमारियां होती हैं कई तरीके के, जैसे डायबिटीज टाइप 2 एक दिन बताया था कि ये हेरिडेटरी होती है। ओके, ऐसे ही कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि कई जो ये आँख की कई बीमारी होती है। हाँ, तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो एसोसिएटेड है, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जीन एडिटिंग का यूज करें। क्रिस्पर कैस 9 हम लोग पढ़ रहे थे, जो कैची यूज होगा, एंजाइम होता है, उसी से हम जीन को कट करेंगे। एक बार यूपीएससी में पूछा भी है ये क्वेश्चन। यहाँ पे हो रहा है कि प्रॉब्लम विद द इंडियाज ब्लॉकिंग ऑफ द चाइनीज, जो ब्लॉकिंग की मेन बात हो रही है कि वहां से जैसे हमारे वहाँ जो स्किल की कमी है, जैसे होता है ना स्किलिंग नहीं है, तो आप दो तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं। एक लड़ाई लड़ सकते हैं कि आप अगर बाहर से बुला रहे हैं तो हमारा जॉब कम होगा। दूसरी आप कर सकते हैं कि अरे जब सीखेंगे ही नहीं तो जॉब कम कैसे होगा, जब वो गुण ही नहीं है, जब आपकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज ही नहीं है, पहले बुला के आप सीख लीजिए। आपको दिक्कत तब होना चाहिए जो पहले से ही लोगों में गुण है और वो वाला जॉब कोई और लेके जाए। लेकिन जो हम चाइनीज को बुला रहे हैं वहां पे हम कई एरिया में उनकी एक्सपर्टाइज काफी हाई है, वो हम जानते ही नहीं है, तो वो सीखने वाला एक्सपर्टाइज दैट इज वेरी गुड। तो उसके लिए बहुत से इंडस्ट्री खुद डिमांड कर रहे हैं कि इनको अलाउ किया जाए। चाइनीज के प्रति हम बहुत सस्पिशियस होते हैं, क्योंकि हम पारा वो एनिमी कंट्री है, हमेशा से युद्ध में हम कभी ना कहीं उलझे ही रहते हैं, तो दैट इज नॉट अलाउड। आप एक दिन पढ़े थे ना एनिमीज प्रॉपर्टीज, भी पढ़ा था एक दिन कि एनिमी प्रॉपर्टी पढ़ा था। एनिमी प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ रहे थे कि दो कंट्रीज, पाकिस्तान एंड चाइना के जो लोग यहाँ पे थे, जब युद्ध स्टार्ट हुआ वो भाग गए और वहां पे जाके जो अपना जमीन यहाँ पे छोड़ के चले गए, उसी को हम एनिमीज प्रॉपर्टी कहते हैं, उस पर गवर्नमेंट का हक है। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे किराएदार है, उन्होंने कब्जा कर लिया था, बाद में गवर्नमेंट पहुंच गई कि वापस दो, तो उन लोगों को तकलीफ होने लगा। तो ऐसे में एनिमीज प्रॉपर्टी को लेके इस समय थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मैटर है। एक मैटर ये भी है कि अभी गवर्नमेंट ने वो एनिमीज प्रॉपर्टी वाला रूल भी चेंज किया था, कि उसमें चेंज ये किया था कि मानिए पिताजी भाग गए, बेटा तो रह गया ना, तो बेटा के नाम पे हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे में गवर्नमेंट का जो रूल है कि जिसके नाम से है वो अगर भाग गया एक बार, वो दोबारा भी वापस आ गया, तो भी वो प्रॉपर्टीज एनिमीज प्रॉपर्टीज में हो जाएगी। दैट इज द मेन थिंग। वो सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, तो इसी पे ये पूरा डिस्कशन है कि डिफरेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल हो गया, अपरेल हो गया, ऐसे में हम मैक्सिमम चीजें वहां से मंगा रहे हैं। होता है ना कपड़े 50-50 रुपए में आ जाते हैं चाइना से, जूते आ जाते हैं सस्ते सस्ते, खिलौने आ जाते हैं। खिलौना आप सोचिएगा भी नहीं, ये सब चीजें जो 30-40 में मिलती हैं सब चाइनीज से ही तो आ रही है, उसमें मशीन वशीन चाबी सब कुछ लगा के अब चलाते हैं बच्चे। ऐसे यहाँ पे इंडिया वो बनाते हैं तो 500-600 का होता है। तो कहीं ना कहीं जो स्किलिंग है, जो भी उनकी एक्सपर्टाइज है, वो हम ला के सीख सकते हैं। इसी पे मेन डिबेट चल रहा है। ओके, यहाँ पे दिया गया कि चाइना का भी यही हाल था, चाइना भी धीरे धीरे ग्रो किया, उसने भी चीजें सीखी हैं साउथ कोरिया से, ब्रिटेन से और भी कंट्री से। उसने तो यूएस से भी दोस्ती कर लिया था बीच में, जब 1980s था, तो चाइना ने जहां तहां से कोशिश किया कि एक्सपोर्टाइज आए। पहले यही मेन होता है ना, आपके पास जब गुण नहीं है तो पहले सीखेंगे ना दूसरे से, ये मेन प्रॉपर्टी होता है। ऐसे थोड़ी है कि आप करें नहीं ये मतलब एकदम इससे दुश्मनी है तो नहीं करेंगे। दुश्मन अगर सिखाने को तैयार है, गुण देने को तैयार है, तो हम रेडी हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा से तो युद्ध सोल्यूशन तो नहीं है, दैट इज द मेन थिंग। ओके, दुश्मन नहीं था, लेकिन वही दोस्ती तो इसीलिए किया था ना। जेन जियोपिंग जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, तो उनका यही पॉलिसी था कि चाइना को अब इकोनॉमिक पे ध्यान देना है। तो चाइना भी तो होशियारी दिखाया था, यूएस ने तो हाथ बढ़ाया था, लेकिन चाइना ने भी तो अपना फायदा उठाया था। तो कहीं ना, हाँ, यूएस से उनकी लड़ाई हो गई थी, यूएस से बॉर्डर, यूएसए से बॉर्डर, ये रसा से बॉर्डर ऐसी थी। मैंने यहाँ गलत स्टेटमेंट बोल दिया, जो रसा से उनका बॉर्डर डिस्प्यूट था, इसलिए वो यूएस के पास गए थे। ओके, तो वहां पे बहुत सी चीजें थी, लेकिन उन्होंने फायदा उठाया। तो इंडिया में भी भले है
थोड़ी बहुत। अभी तो यूएस से दो इतनी दुश्मनी है, लेकिन आप फिर भी देखिएगा कि यूएस का इन्वेस्टमेंट बहुत है, यूएस की कंपनीज चाइना में बहुत है। अभी हम देख रहे थे, और जो चाइना जैसे मेन यूएस जो ये करता है, सोर्सिंग करता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड अदर थिंग हार्डवेयर का, वो चाइना से होती है। तो कहीं ना कहीं हम देखें चाइना और यूएस की इकोनॉमी अभी भी एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट है। आप देखिएगा कि जो चाइना का है ना, यूएस में बहुत बड़ा से है। तो दैट इज द मेन थिंग इकोनॉमी में। इसीलिए और एक अच्छी भी बात है, जैसे अगर दो कंट्री अगर दुश्मन भी हैं, अगर उनमें इकोनॉमी बढ़ने लगती है तो युद्ध के चांसेस घटने लगते हैं। उनको लगता है ना कि घाटा लग जाएगा, जॉब चली जाएगी, युद्ध में चले जाएंगे तो बिजनेस चली जाएगी। इसीलिए माना जाता है कि यूएस और चाइना में लड़ाई क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उनका जो कॉमर्स है, जो ट्रेड है, ओवरऑल बहुत हाई लेवल पे है, तो युद्ध के चांसेस नहीं है। इंडिया से भी युद्ध के चांसेस इसीलिए नहीं है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी इंडिया की बहुत ज्यादा है। अभी भी जो मैक्सिमम हम इंपोर्ट कर रहे हैं और वहीं से कर रहे हैं, ये चाइना से 108 बिलियन डॉलर के हिसाब से उनके साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, तो दैट इज ह्यूज। तो एक तरीके से ये अच्छा भी है। अगर ट्रेड डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं, लेकिन ट्रेड का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ता है, दैट इज गुड थिंग। समझ में आ रहा है ना कि ट्रेड, हाउ द ट्रेड विल बी इम्पैक्टिंग। हमें लगेगा ना कि एकाएक युद्ध हो गया तो ये सब चीजें कहाँ से मंगाएंगे, इंडस्ट्री हमारी बैठ जाएगी। तो ये सब चीजों को लेकर युद्ध के चांसेस कम होते हैं। ये चीजें भी हम कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं। जो डेथ हुआ है इस पेरेंट की, क्या है मतलब डिफरेंट ब्लेम गेम चल रहा है। कोई कह रहा है कि मतलब यहाँ पे उस का दोस्त था, कोई कह रहा है कि म्यूनिसिपैलिटीज ने वहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं किया, कोई कह रहा है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज ने गवर्नर को बताया था, वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेकिन उन्होंने मीटिंग नहीं की सब चीज़ों को लेके, कि चीज़ें बहुत पहले से ही थी। तो वही होती है इंडिया में, जब घटना घट जाता है फिर लोग ब्लेम गेम खेल के एक को स्केप गोट बना के फिर वो चीजें फाइनल कर लेते हैं। दैट इज द मेन थिंग। ओके, मैन मेड डिजास्टर है इंडिया में, मैक्सिमम मैन मेड डिजास्टर ही होते हैं। जितने लोग मैन मेड डिजास्टर से मरते हैं, नेचुरल डिजास्टर से उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो दैट इज द थिंग। ओके, सेंसस को लेके कंटिन्यूअसली डिस्कशन चल रहा है कि जब सेंसस नहीं कराएंगे तो आखिर में कैसे हमारे पास स्कीम्स को लेके डिसीजन होगा। सेंसस जैसे हमें पता ही नहीं होगा कि पॉपुलेशन कितना है, किस रीजन में, किस एरिया में क्या ग्रोथ चल रहा है, पॉपुलेशन कहाँ की बढ़ रही है, घट रही है, इस सब चीजों को कंटिन्यूअसली डिस्कशन चल रहा है। तो इसको लेके ये लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेंसस जो हम डिले कर रहे हैं, वैसे तो रिकॉर्ड है, पहले कभी कंटिन्यूअसली जो ब्रिटिशर्स थे वो भी करा रहे थे। अब पहले गवर्नमेंट कही कि कोविड-19 है इसलिए नहीं करा रहे, लेकिन अब 3 साल से क्यों नहीं करा रहे इसका कुछ पता ही नहीं है। एक तो है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का भी एक रीजन हो सकता है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल में ये लिखा है कि जब पहला सेंसस होगा उसके बाद से हम रिजर्वेशन देंगे। तो मोदी जी चाहते हैं कि पहला रिजर्वेशन होते होते थोड़ा आगे बढ़ा दे, 5 साल 10 साल। तो दैट इज द मेन थिंग। कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट गुड फॉर ए कंट्री, दैट इज द मेन थिंग। ओके, और सब यही है। गाजा वाली जो गाजा गाजा पे अटैक चल रही है, वो कैसे स्पीडी मैनर में हो रिजोल्यूशन, तो इस पर कंटिन्यूअसली आ रहा है। इस पर कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं, ये तो आप लोग क्लियर होंगे कि वो युद्ध हो रहा है। इस पे तो इतना न्यूज आया है कि सब कोई एक्सपर्ट होगा, इजराइल पे, फलस्तीन पे। यहाँ पे मशीन लर्निंग की चीजें, एआई से रिलेटेड ये न्यूज है। यहाँ पे मेन ये कहना चाहते हैं कि जो मशीन लर्निंग पे हम डिपेंडेंसी कर रहे हैं, तो एआई भी एकदम न्यूट्रल नहीं है। उसमें भी जो डेटा जो आदमी फीड कर रहा है, एआई का क्या चलता है कि उसको डिफरेंट लाइब्रेरीज, डिफरेंट टाइप के डेटा देते हैं, वो पढ़ता है, सीखता है और फिर जवाब देता है। जैसे होता है ना कि उसको बताना है कि कोई मेडिसिन के बारे में कि हेल्थ कैसे सही रहेगा। अगर उसको डायबिटीज के बारे में बताना है तो डायबिटीज के बारे में उसको पूरा डेटा दिया जाएगा कि डायबिटीज में ये होता है, वो होता है, इस तरीके से खाने से ये होगा, आर यू गेटिंग ना। उसके बाद वो खुद उससे पूरा लर्न करेगा, फिर वो उसी अनुसार से आंसर देना सीखेगा। तो जैसा डेटा देंगे, जैसा अभी हम देख रहे हैं कि मानिए वो यूएस की कंपनी है और ब्लैक के खिलाफ उनका कुछ माइंडसेट है, जो लोग डेटा फीड कर रहे हैं तो वो डेटा उसी तरीके का फीड करेंगे ना। या हम डेटा उठा रहे हैं, वो किसी यूएस की यूनिवर्सिटी है, हम उसके पूरे लाइब्रेरी, हमने देखा कि जो अभी चैट जीपीटी आया है वो यूएस से ही उसको ट्रेन किया गया है। यूएस के जो कुछ मैक्सिमम जो जर्नलिस्ट हैं, जनरल्स हैं, उन्हीं को ही दिया गया डेटा। अभी केस भी किया था कि हमारा इससे ज्यादा वो आंसर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जनरल अगर बायस है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में हम जो एआई बना रहे हैं उसको मैक्सिमम डेटा दे रहे हैं शिवसेना का जो ये है पेपर है, उसका सॉफ्ट कॉपी से कॉपी पेस्ट करा के पूरा उसको सिखा रहे हैं। लेकिन जब उसका आंसर आएगा तो कैसा आएगा,
अभी आंसर आएगा तो वो किसके खिलाफ आएगा? एकनाथ शिंदे के खिलाफ आएगा, बायस होगा, कुछ भी आंसर पूछेंगे। तो आर यू गेटिंग ना कि डेटा जो फीड करेंगे बायसनेस होगा, वो ऐसा नहीं कि प्योर वो आंसर देगा। कहीं ना कहीं जो ये जितने भी मशीन लर्निंग है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको टीच किया जाएगा, दे विल बी बायसिंग ऑन द सेम वे। पाकिस्तान में जैसे जिस तरीके से पढ़ाया जाता है बायसनेस वैसे ही होगी ना, जैसे अब उनको पढ़ाया जाए क्या दे दे, जितनी भी अब पाकिस्तान की दिक्कतें हैं सब इंडिया के कारण है, कि यहाँ पे अगर डेंगू भी किसी को होता है वो इंडिया से मच्छर उड़ के आता है, तो कैसे ना कैसे वहां का बच्चा क्या होगा, कहीं ना कहीं इंडिया के बारे में कुछ भी होगा तो बायस होगा। अगर हम इंडिया में भी कभी किसी के खिलाफ बायस पढ़ाना स्टार्ट करते तो धीरे धीरे हम भी बायस बना देंगे। या किसी भी कंट्रीज में जो हम देते हैं डेटा उसी अनुसार बायसनेस क्रिएट होता है। दैट इज मेन थिंग, दैट इज ये बोल रहे हैं। तो ये कहना है कि ऐसा नहीं कि ऑल ऑन लर्निंग भी प्रोसेस होना चाहिए। जैसे होता है ना कई गलतियां हम बचपन में पढ़ते हैं, धीरे धीरे हम ऑन लर्न करते हैं। बचपन में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। जैसे हमारे दादा दादी हैं बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, तो वो नहीं कहेंगे अरे ये कोई आया है तो इनको इस गिलास में पानी दो, ये मत देना। जब हम बड़े होते हैं पढ़ के कहते हैं नहीं ये लोग तो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो ये हम लोग अनलर्न करते हैं ना बचपन से। तो 10-12 साल तो इसी में जिंदा रहते हैं कि नहीं नहीं ये सब चीजें होती हैं, इनके साथ खेलना है, इनके साथ नहीं खेलना है, ये लोग गंदे होते हैं, ये लोग अच्छे होते हैं। दैट इज गोइंग इन आवर माइंड। लेकिन सडनली जब हम जाते हैं कि जब ग्रेजुएशन में जाते हैं, जब बुकें पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, जब वहाँ पे हम सोसाइटी की उठा के बुकें पढ़े, तब लगता है नहीं 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 ये तो दादा दादी गलत है। तब हम उनको समझाते हैं नहीं नहीं आप गलत हैं, और हम अपने आप को अनलर्न करके न्यू चीजें लर्न करते हैं। तो सेम यही ये जो एआई मशीन्स भी है उनमें ऐसा होना चाहिए कि वो अनलर्न भी करना सीखें। ऐसा नहीं कि बायसनेस उनको डेटा दिया जा रहा है तो उनके आंसर भी बायस होने लगे। तो एआई पे अगर कभी क्वेश्चन है तो ये इसकी कमी आप लोग याद रखिएगा कि उनमें जो है बायसनेस उसमें भी है। ये मिलिट्री को लेके कंटिन्यूअसली चल रहा है कि अभी जम्मू में शिफ्ट हो गए। अब जितने भी अटैक हो रहे हैं जम्मू वाले एरिया में हो रहे हैं, पहले से थोड़ी सी शिफ्टिंग देखी जा रही है। अभी अटैक बढ़े हैं, तो अटैक बढ़ने के एक रीजन ये है कि हमने जो मैक्सिमम अपनी आर्मी थोड़ी बहुत उठा के चाइना वाले बॉर्डर पे कर लिया है। और दूसरा दिक्कत ये है कि हमने अभी ये अग्निवीर लेके आए हैं, तो तुरंत रिटायरमेंट हो जा रहा है 4 साल पे। पहले होता था लंबा चलता था, एक बार रिक्रूट किया लंबे दिनों के लिए। और तीसरा दिक्कत ये है कि अग्निवीर से जो अभी हमने रिक्रूट किया है, हर साल रिटायर हो रहे हैं 60,000 के करीब में लोग, और अग्निवीर से जो हम मैक्सिमम कर रहे हैं 40,000 के आसपास रिक्रूट कर रहे हैं। तो 20,000 का जो गैप आ रहा है ये भी एक गैप क्रिएट कर रहा है आर्मी की स्ट्रेंथ में। तो ये सब रीजन है। ओके, तो दीज आर द रीजन दैट की अटैक बढ़ा है। और इधर वाले जम्मू वाले में इसलिए स्टार्ट कर दिया कि उधर ज्यादा इन्होंने सख्ती दिखाई, तो इधर इन्होंने देखा कि थोड़ा फर्टाइल ग्राउंड है, और यहाँ पे थोड़ा सा अटैक उटैक करके हम वैली में जो थोड़ी शांति है उसको फिर से हम इंस्टिगेट कर सकते हैं। थोड़ा सा उनको एक तरीके से दे सकते हैं कि यहाँ पे चीजें स्टार्ट है तो वहां पे भी चीजें स्टार्ट हो सकती हैं। जो एक और रीजन है कि जो पहले की रूट थी, जैसे वो यूज नहीं कर रहे थे टेररिस्ट इनफिल्ट्रेशन के लिए, जैसा आर्मी हो गई कि अब तो यहाँ से नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा सा नहीं हम लोग सावधानी हटा लेते हैं। तो आर्मी ने थोड़ा सा वहां से अपना जो चौकसी था वो कम किया था, तो उस रूट से वो लोग अभी यूज करना स्टार्ट किए हैं। ये भी अभी पाया गया है। दीज आर द थिंग दैट इज गोइंग ऑन। ओके, टैक्स से रिलेटेड जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, पहले बहुत कंफ्यूजन था कि जो माइनिंग है उस पर अधिकार किसका है टैक्सेशन पे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्टेट्स का होना चाहिए। सेम कॉन्स्टिट्यूशन बोल देता है कि रेगुलेशन के लिए जो पावर है लिमिट कभी करना है तो पार्लियामेंट कर लेगा। पार्लियामेंट ने 1997 में लॉ बना दिया। उसके बाद माइनिंग के जितने भी धीरे धीरे इन्होंने अपने पास लेना स्टार्ट किया। हर चीज पे बोला कि ये होगा तो इस पे जो अधिकार होगा वो सेंटर का होगा। तो अभी जो जजमेंट आया उस पर क्लियर कट 8-1 से जजमेंट जो गया है वो स्टेट के पक्ष में गया है कि स्टेट ही मतलब उसका मेन है। आर्टिकल जो एंट्री हम लोग क्या पढ़े थे 49 पढ़े थे ना स्टेट लिस्ट में। उस दिन मैं दिखाया था, सब लोग थे ना क्लास में जब वो माइनिंग वाला दिखाया था, आप थी? भूल गया? मैं एक बार और दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। किस शेड्यूल में है डिवीजन ऑफ द पावर? किस शेड्यूल में है डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? आप लोग बताइए। 7 सही, शेड्यूल 7 में है। ये तो उस दिन इतना मैं बताया था, इतना रिवीजन कोई नहीं करता है मुझे लग रहा है घर पे जाके। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आ गया। 7th शेड्यूल था, नोट कर लीजिए। एंड दिस इज 49 एंट्री जो बोला कि टैक्सेज ऑन द लैंड एंड द बिल्डिंग।
तो जो माइन होता है जमीन पे ही तो होगा, अगर टैक्स जमीन पे है तो माइन जो होंगे कहीं पे, वो जमीन पे जो टैक्स लगेगा वो सेम ऑन द माइनिंग। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने भी किया है कि जो टैक्सेज ऑन द लैंड है तो टैक्सेज ऑन द माइंस, जो उस लैंड से चीज, माइनिंग क्या होती है, खोद के जमीन के अंदर जो चीजें, अगर कोयला है कोयला निकालेंगे, आयरन है आयरन निकालेंगे, जिंक है जिंक निकालेंगे, दैट इज द माइनिंग। ओके, क्लियर हो रही है? मार्बल है तो मार्बल निकालेंगे, एनीथिंग दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ द लैंड, सो टैक्सेशन जो होगा दैट विल बी इन द हैंड ऑफ द स्टेट। लेकिन सेम अगला एंट्री ये कह रहा है कि इस पे लिमिटेशन अगर कुछ इम्पोज करना है तो वो पार्लियामेंट कर देगा। अब पार्लियामेंट ने होशियारी दिखा के 1997 में ही एक लॉ बनाया, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। एक बार मैं दिखा दूं, इसमें है ये वाली एक्ट बनाया, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। अब इसमें इन्होंने बोल दिया कि जितनी भी चीजें हैं धीरे धीरे वो पार्लियामेंट के हाथ में आ जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में इन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। उनको मना कर दिया, नहीं नहीं मत करो, ये तो हमारे हक में है। लेकिन जो पार्लियामेंट कह रहा है कि वो लिमिटेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कह रहा है वो कह रहा है कि लिमिटेशन है वो हमेशा नहीं होगा, ये एक्सेप्शनल केसेज है कि कभी कभी उस स्टेट की कुछ स्पेसिफिक नीड है। वो उस स्टेट जैसे हो गया कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, कुछ अलग से वहाँ केस हो गया, मिलिटेंसी अधिक हो गई, या नागालैंड हो गया, किसी ऐसे स्टेट में जहाँ दिक्कत होगी तो हम वो लेके आप पार्लियामेंट का एक्ट लाएंगे। इन्होंने नॉर्मल लॉ बना दिया। नॉर्मल लॉ आप नहीं बना सकते, नॉर्मल तो यही है ना, टैक्सेज ऑन द लैंड। ओके, यहाँ पे दूसरी कंफ्यूजन थी कि रॉयल्टीज क्या होता है एंड टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। रॉयल्टी एंड टैक्स, रॉयल्टी ये हो गया जैसे कि आप कोई चीज दे रहे हैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और उसके बदले में आप अधिकार दें। जैसे आप कहीं पे घर लेने जा रहे हैं, रेंट फ्लैट, ठीक है, तो वहां पे एग्रीमेंट होता है ओनर के बीच में और जो रहने जाएगा, तो वहां पे रेंट देगा वो। ओके, तो रेंट उस स्पेस का देगा, जो जमीन है जहां पे मकान है उसका देगा एक। ओके, अगर उस मकान में कोई कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे तो कैंडल पे जो टैक्सेशन होगा वो अलग से होगा, दैट विल बी टैक्स। जो एग्रीमेंट होगा बिटवीन देम दैट विल बी द रॉयल्टी। ओके, लेकिन जो बाद में प्रोडक्शन होने लगेगा और उस पर टैक्सेशन होगा दैट विल बी द टैक्स। ओके, तो यहाँ डिफरेंस है, जहां पे इम्पोजिशन बाय द सोवरेन अथॉरिटी, ये टैक्सेशन जो होना चाहिए, हम लोग एक दिन और पढ़ रहे थे कि उसके लिए एकदम लॉ पार्लियामेंट से बनना चाहिए तभी होगा। टैक्सेशन ऐसे नहीं ले सकते। जब बजट भी पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे कि बिना पार्लियामेंट के आदेश के बिना, उनके सहमति के बिना, एक्ट पास किए बिना आप टैक्स नहीं लगा सकते। मनी बिल पढ़ा था ना, मनी बिल में था कि टैक्सेशन के लिए मनी बिल लाना पड़ेगा, तो यू हैव टू ब्रिंग द टैक्स, देन यू हैव टू ब्रिंग द सम लॉज, अथॉरिटी के थ्रू ही आ सकता है। रॉयल्टी में ऐसा नहीं है। रॉयल्टी में जिसका कमरा है और जिसके बीच वो कमरा दिया जा रहा है, जमीन है और जमीन जिसको दिया जा रहा है, उस पर जो एग्रीमेंट होगा और जो पेमेंट होगा उस जमीन के बदले, दैट विल बी रॉयल्टी। अब ये दिक्कत था कि वो रॉयल्टी पे भी उन्होंने सेस लगा दिया, तो सेस इज द टैक्स ऑन द टैक्स, सेस एंड द सरचार्ज, टैक्स ऑन द टैक्स। यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेस जो है वो रॉयल्टी ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, इफ यू आर इम्पोजिंग सम सेस दैट विल बी द पार्ट ऑफ द टैक्स। अगर रॉयल्टी पे भी कर रहे हैं, जैसे मैं किराए पे दिया और उस पर टैक्सेशन कुछ कर दिया कि उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा अलग से सेस करके, तो दैट विल बी कंसीडर अंडर द टैक्स, नॉट द रॉयल्टी। एग्रीमेंट में वो नहीं होगा। चीजें क्लियर हो रही है ना, ये क्या है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, अभी तक इसमें बहुत दिक्कत थी, अभी भी क्लियरिटी धीरे धीरे आ रहा है। एक जज जो है उन्होंने इसके विरोध में ही अपना जजमेंट दिया है, सिर्फ एक ने ही अपोजिशन में दिया है, और उनका मानना है कि जो अगर हम ऐसे टैक्सेशन अगर हम स्टेट्स को दे दें तो स्टेट के बीच में डिफरेंस आने लगेगा, कोई स्टेट ज्यादा टैक्स लगाएगा कोई कम लगाएगा, तो ऐसे मतभेद होने स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज होगी कि टैक्स ज्यादा लगा के या कम लगा के एक्सप्लॉयटेशन भी ज्यादा माइनिंग का करने लगेंगे। और तीसरा चीज इन्होंने कहा है कि स्टेट के बीच में, जो स्टेट्स हैं उनके बीच में इनइक्वालिटी आने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जिसके पास माइन है तो वो अमीर होने स्टार्ट हो जाएगा, और जिसके पास माइन नहीं है तो ऐसे सेंट्रल के पास है तो वो टैक्स ले लेगा और बाद में बांट देगा। इनका ये मत है, इसीलिए उन्होंने इसके विरोध में दिया है। लेकिन जो 8 जज हैं वो कह रहे हैं कि जो पावर है, हम फेडरलिज्म के हिसाब से जी रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वो फेडरल है, तो हम स्टेट्स का जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, हम उससे उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, साउथ की जज हैं उन्होंने अगेंस्ट में दिया है। हाँ हाँ, तो उन्होंने ही ये जजमेंट विरोध में दिया, दैट इज द मेन थिंग यू शुड नो, ठीक है ना?
चीजें क्लियर हो रही हैं? व्हाट इज द मेन थिंग? हाँ, यहाँ पे नागरत्ना, ये जजमेंट इन्होंने सिर्फ अपोजिशन में लिया। पता है ना क्यों अपोजिशन में लिया? अभी मैंने 3-4 पॉइंट बताए हैं। क्या बताए? आप बताइए, कुछ समझ में आया मैंने जो बताया? स्टेट्स के पास है तो डिफरेंसेज आने स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे सेंटर टैक्स लगा के सबको बांट देता है, तो वो ये नहीं मायने रखता है किसके पास माइंस ज्यादा है किसके पास नहीं है। तो वन थिंग इज दैट, सेकंड थिंग इज दैट ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। टैक्स स्टेट को चाहिए तो खूब माइनिंग देगा, जितना चाहेगा कि माइनिंग हो, और उस हिसाब से दोहन जो होगा वो काफी ज्यादा होने लगेगा। दैट इज द सेकंड थिंग। ओके, तो ये सब चीजों को लेके इन्होंने जो टैक्सेशन का पॉलिसी है ऐसे करा। दूसरा जो डिबेट चल रहा है कि जजमेंट तो आ गया, अब जजमेंट ये है कि रिट्रोएक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिट्रोएक्टिव? एक होता है कि आप लॉ लाए और लॉ को पुराने पहले से ही जाके लगा दें, पास्ट में जाके लगाए। जैसे हुआ ना कि आज यहाँ पे आज हम लोगों ने पार्लियामेंट में लॉ बनाया कि जो भी स्कूटी चलाएगा और हेलमेट लगा के चलाएगा उस पर 1,000 रुपए का हम पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है, तो स्कूटी अब जो कल से चलाएगा उस पर होगा ना। नियम है कि आपने आज लॉ बनाया, आज तक तो लॉ नहीं था, लेकिन आपने कहा कि नहीं, ये पहले से पास्ट में जाके लगाएंगे, रिट्रोस्पेक्टिव होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो जो पास्ट में भी चलाया होगा उससे जाके हम वसूलेंगे। ठीक है, तो जो जो पास में स्कूटी लगा के हेलमेट चलाया होगा उसको 1,000 देना पड़ेगा। तो किसने चलाया है? आपने चलाया है, तो यू विल बी पेइंग ऑल दिस मनी। ओके, समझ में आ रहा है कि दो तरीके का होता है। एक होगा कि लॉ आज आपने लगाया, फ्यूचर में लिया जाएगा। जनरल यही होता है, रेयर केस में, रेयरेस्ट इनटू द रेयर केस में हम पास्ट में जाके लगाते हैं। दैट इज द मेन थिंग। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट, समझ में आ रहा है ये ओवरऑल क्या है माइनिंग। हम लोग तीसरी बार आज पढ़ रहे हैं, फिर भी क्लियरिटी हो जानी चाहिए थी थोड़ी थोड़ी। ये मेन है, केसेस चल रही थी जैसे इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस से पक्ष जो था वो उनके पक्ष में था विद द सेंटर। अभी का जो केस है उसमें हमारे स्टेट के पक्ष में केस आया है। ओके, डिफरेंट केसेस कंटिन्यूअसली इसके खिलाफ चलते आ रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट। आगे कुछ खास नहीं है, ये किताबों पे है, इन्होंने बुक बुक लिखा है तो इतना इसमें कुछ खास नहीं है। ओके, तो दिस विल बी ऑल अबाउट, हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कोई डाउट्स, कोई एनी क्वायरी? समझ में आया है कि नहीं समझ में?